أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا صدق الله العظيم.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से, उस पाक परवरदिगार के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हमारे कुछ दिनों का आगाज़ भी ऐसे ही होता है जैसे अभी मैंने जो आपसे बातें करनी थी उसका आगाज़ हुआ। बड़ी सारी चीज़ें हम सोच कर रखते हैं और फिर वो वैसे होती नहीं हैं जैसे हमने सोच कर रखी हैं। कल हम उसी पर गुफ्तगू कर रहे थे कि हमारे बस में कुछ भी नहीं होता। नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम। और आज 13 रमज़ानुल मुबारक है। अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी यहाँ पर हाज़रीन हैं, जितने नाज़रीन मुझे देख रहे हैं, आप सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नाज़रीन कराम, हमने कुछ दिन पहले भी गुफ्तगू की थी तालीम की, कि तालीम हमारी ज़िंदगियों में कितनी अहमियत रखती है। इल्म इंसान का ज़ेवर है और ज़िंदगी में कामयाबी की कुंजी है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस पर जो इरशाद गिरामी है वो आपके सामने रखती हूँ कि इल्म और हिकमत मोमिन की मीरास है। आप सब जानते हैं और ये हकीकत है कि हज़ारों साल जब मुसलमानों ने दुनिया पर हुक्मरानी की तो उसकी बुनियादी वजह ये थी कि मुसलमान इल्म रखता था। मुसलमान के पास वो ताकत थी जो और कौमों के पास नहीं थी। और फिर जब उरूज से ज़वाल की जानिब आए तो भी उसकी बुनियादी वजह ये थी कि मुसलमान इल्म से दूर हो गए। मुसलमान तो वो खुशकिस्मत लोग हैं जिनके पास एक किताब है जिसमें हर चीज़ का इल्म है, लेकिन हमने खुद अपने हाथों से उसे दूर कर दिया। आज हम कहते हैं पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा, दीगर मुस्लिम ममालिक हैं वो उन ममालिक की फहरिस्त में शामिल नहीं हैं जो इस वक्त दुनिया पर राज कर रहे हैं। तो आप खुद पूछिए कि एक फ़र्क जो आया है वो क्या फ़र्क है हमारे कौमों में और दूसरी कौमों में। वो फ़र्क ये है कि हम तालीम से बहुत दूर हो गए हैं। हम अपने घरों में भी देखें तो ये तो बड़ी आम सी बात है कि बेटियों के ऊपर क्यों पैसे लगाना है तालीम पर। बेटियों ने तो घर ही संभालना है तो तालीम क्यों देनी है। बेटी ही तो नस्लों को तालीम पहुँचाती है, तो बेटी को ही तालीम से कैसे दूर रखना। जो बच्चा बहुत ज़्यादा पढ़ा है, आपका बेटा, उसने बाहर जाकर जॉब करनी है। जो घर में बच्चों को तालीम दे रही होगी गोद से लेकर आगे तक, वो माँ है और उसी माँ को हमने अनपढ़ रखा है। तो आज इसी मामले पर कि इल्म व हिकमत मोमिन की मीरास है, अपने उलमाए कराम से भी इस पर गुफ्तगू करेंगे। अस्सलामु अलैकुम नाहिद आपा, कैसी हैं आप? इस माइक में अच्छी आवाज़ आ रही है आपा, मैं यही रख लेती हूँ अपने पास, लाल माइक। क्या हाल है नाहिद आपा? मैं जब तक यहाँ नहीं आती अब जवाब ही नहीं देती। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको आवाज़ नहीं आई। क्या हाल है? आपकी तबीयत ठीक है? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझसे रोज़ जो है हमारे प्रोड्यूसर साहब पूछते हैं तबीयत ठीक है। मैंने कहा आप इस उम्मीद में है कि तबीयत ख़राब हो जाए, तो वो नहीं होने वाली। अल्लाह का शुक्र। अरे ऐसा ना करें, आपकी तबीयत ख़राब हो जाए तो हम क्या करेंगे? रोज़े जैसे जैसे गुजरते हैं मेरे ख्याल से हम लोग और फ्रेश हो जाते हैं। अच्छा, ये पहले सिर्फ छोटी सी चिड़िया थी, आज इस चिड़िया ने अंडे भी दे दिए और इसका घोंसला भी बन गया। हाँ। ये सिर्फ इस ट्रांसमिशन में हो सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आपा क्या बन रहा है आज? आज हम बना रहे हैं, बहुत सारी फरमाइश थी, आज हम जिंगर बर्गर्स बना रहे फिंगर हैं बर्गर, और ये होंगे चटपटे मसालेदार, क्योंकि इसमें मैं कुटी हुई लाल मिर्चें भी डालूंगी। अच्छा। और कलौंजी तो मैं बड़ा डालती, देसी स्टाइल का हो जाएगा। हाँ, ताकि वो ज़ाहिर बर्गर बच्चे भी खाते हैं, सब रोज़ा और संडे का दिन था तो मैंने ये बर्गर बनाती बच्चे हूँ। भी खाते हैं या बर्गर बच्चे भी खाते हैं? सब लोग खाते हैं, सब लोग खाते हैं। तो इसके साथ फ्रेंच फ्राइज भी होंगे, इसके साथ अनियन रिंग्स भी होंगी। कोल्ड भी बन रहा है? कोल्ड स्लॉ भी होगा, ये जबरदस्त। अनियन रिंग्स भी होंगे। तो अभी तकरीबन आपने एक चिकन complete- मैरिनेट किया उसकी अभी रेसिपी मैं, बता हाँ, दो। पहले मैं आपको ये बताऊं कि जो मैंने आपसे कहा था मैं किचन में से हर रोज़ एक जी। चीज़ लूँगी। जब माशाल्लाह इतने रोज़े गुजर चुके हैं और ओवर ईटिंग होती है, लोगों से हो ही जाती है। बिल्कुल। सबसे अच्छी चीज़ जो है ना, ये बड़ी इलायची है। अच्छा, ये बड़ी इलायची वो चीज़ है कि अगर आप ओवर ईटिंग कर लें, आपको लगेगा आपको हेवीनेस लग रही है और आपको तरावियों पे भी जाना है, एक बड़ी इलायची लें और इस बड़ी इलायची को लेके इसके दाने निकाल के और इसको आप चबा लें। अच्छा, बस जितनी देर इसको चबाने में लगेगी उतनी जल्दी आपकी तबीयत ठीक हो अच्छा। जाएगी। ये इतनी फ़ायदेमंद चीज़ बड़ी है। इलायची हम तो बिल्कुल। बड़ा इग्नोर करके रखते हैं बड़ी इलायची। मेरी जो सास थी वो पानदान में ये रखती थी। मेरी सास भी बड़ी इलायची। हाँ, और ये साथ पानदान में रहता था। जब किसी को ये शिकायत हुई आम दिनों में भी, तो ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। तो ये जो हमारे किचन के हर्ब्स होते हैं ना, ये हर चीज़ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। ठीक है, अब आ जाएंगे हम रेसिपी पर। हाँ, रेसिपी पे। इसमें आपने चिकन लेना है, सबको पता है जो लेग पीस का बनता है वो ज़्यादा अच्छा बनता है, बोनलेस। ओके। और जो ब्रेस्ट पीस होते हैं वो ज़रा ड्राई होते हैं। फ्राई हो जाता है।
ठीक, मगर दोनों मैंने लिए हैं तो लोगों को पसंद है। इसके जो स्टेप है, इसको जो मैरिनेट किया है मैंने कुटी हुई लाल मिर्चों से, कलौंजी, तिल, लहसुन, अदरक, तेल तेल नजर आ रहे ठीक है। हैं, और नमक और काली मिर्च। ओके, ठीक ये है, पानी इसका अपना है? ये इसका अपना मैरिनेशन का पानी है। ठीक है, ठीक है, ये आपने लिया। सेकंड स्टेप है, इसमें मैंने अंडा लिया, मैदा लिया, कलौंजी, अंडा। इसको पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले चिकन, ये ठंडा पानी है, अच्छा, ये आइस कोल्ड वाटर Ice होता cold water। है। हाँ, मैंने अभी इसकी जो बर्फ़ थी इसमें डाल दी, इसके अंदर आइस कोल्ड वाटर शर्त है। अच्छा, ठीक है, ये आइस कोल्ड वाटर है। ये आपका है बैटर जो मैंने अंडा, मैदा, कॉर्नफ्लावर और नमक और कुटी हुई लाल मिर्च से बनाया है। है। और इसमें हम डालेंगे डालडा कुकिंग ऑयल। ओके, अच्छा, ये मैं कढ़ाई में इसलिए नहीं बना रही, मैं चाह रही हूँ कि ज़रा ये पतीली में ज़रा सही फ्राई होगा। इसके किनारे बड़े हैं पतीली के, तो इसको आपने आपने खुद बाय चॉइस आपने कढ़ाई में? मैंने खुद कढ़ाई नहीं ली, उसमें मैं फ्रेंच फ्राइज करूँगी। कभी भी घर में भी आप तलें, ये सबकी कमज़ोरी है। ये वो बस कमजोरी इसको- है जिससे जो कमजोरी है वो खत्म हो जाती है और बहुत सेहतमंदी आ जाती है आपके अंदर। अच्छा, इसका जो स्टेप होता है ना, ये मेन स्टेप होता है। आपने पहले चिकन लिया, ये मैं दिखा दूं सबको। सबसे पहले आपने लिया इसको, पहले आपने इसमें डाला, ओके, ठीक है, ताकि ये कोट हो जाए, क्योंकि चिकन स्लिपरी होती है। फिर आप क्या करेंगे, फिर ये इस बैटर ये में आपने डालना है। इसमें बैटर में डाला, ओह जबरदस्त। ये आपने फिर आपने लिया। दोबारा डालना है इसमें। हाँ। ये मैं पकड़ सकती नहीं, ये मैं इसको, जो हाथ मैदा आपका ख़राब ना हो। हाँ, अब तेल गरम होगा और इसको बस हम जल्दी में कर रहे हैं, मगर इसमें हाथ से, ताकि आपको पता है वो जो क्रिस्पी पना आता है, बस इसको ये करना है। अब ये निकालना है। ये देखें, जो जो नज़र आ रहे हैं ना, ये होता ये है। तो ऑलरेडी उस तरह का हाँ। टेक्सचर बन गया है। हाँ, ये आपने लिया। अब आपने इसको डाला ठंडे पानी में, निकाला। ये मुझे नहीं पता था, मैं सिर्फ ये बैटर और उसके अंदर करके नहीं, समझती नहीं। थी कि मैंने बड़ा कोई तीर मारा, लेकिन वैसे जब भी ये असल जूस, इसका ओह शेप ये है। जबरदस्त। आपा, ये तो उन रेस्टोरेंट्स के लिए बड़ा मसला है जिसकी आपने सीक्रेट बता दी। बस ये है, ये इस तरह। देखें, जबरदस्त, ये इसका शेप आएगा, ये जो जिंगर का। वेरी गुड। हमारा ये जो सेगमेंट होता है उलमाए दीन से, हम आज का जो मौजू है उस पर गुफ्तगू करते हैं। आज जैसे मैंने आपको बताया, इल्म और हिकमत मोमिन की मीरास है, हदीस पाक भी है इस बारे में। तो क्या वजह है कि फिर हम खुद इल्म से दूर हो गए? हम बात करेंगे। बहुत शुक्रगुजार है मारूफ आलिम दीन अल्लामा कौकब नूरानी उकारवी साहब तशरीफ़ फरमा है, और डॉक्टर मुफ्ती इमरानुल हक कल्याणवी साहब ने भी इस सेगमेंट में हमें ज्वाइन किया है। अस्सलामु अलैकुम आप दोनों को। अल्लामा साहब, अगर इल्म मोमिन की मीरास है तो क्या वजह है कि हम ही खुद इल्मी मैदान में सबसे पीछे रह गए हैं, और तरक्की करने के बजाय या इम्प्रूवमेंट के बजाय जो हमारा इस वक्त भी लिटरेसी रेट है, चाहे वो दीनी तालीम हो या फिर जो हमारे दूसरे स्कूल्स हैं, उसमें भी हम पीछे ही जा रहे हैं, लिटरेसी रेट मज़ीद कम होता जा रहा है। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। पहली वही है इक़रा, इक़रा पढ़िए। कुछ लोग तर्जमा करते हैं पढ़ो, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया, तो इसलिए मैंने कहा पढ़िए इज्जत के साथ। और उसी में आगे जो आयतें हैं कि इंसान के लिए फजीलत क्या है, इल्म जानना। जानवरों से हमें मुमताज़ बनाया गया तो इल्म और अक़ल की वजह से, बेशक, लेकिन हमारे साथ साजिश की गई, ये मैं खुलेआम कह रहा हूँ। पहले हमारी तालीम को दो टुकड़े, लख्त के माने टुकड़े, दीनी अलग कर दी गई, दुनियावी अलग कर दी गई। हमारे यहाँ मदरसे ही थे, वो खा इराक़ में थे, बगदाद में थे। अल्लामा इकबाल ने ज़िक्र किया रशिया, कितनी मुस्लिम रियासतें थीं। आज भी हमारी ही किताबें हमें तर्जमा करके दी जा रही हैं, ये फैक्ट है। मगर हमें लगा दिया गया मादियत पर। कहीं शतरंज का खेल खेलते खेलते पूरी रियासत हारी गई,
कि वो लगे हुए हैं उसमें बिल्कुल और ऐसा पता ही है। तक नहीं। कहीं हम तामीरात पर इतने चले गए कि हमने दूसरे शोबों पर कोई तवज्जो ही नहीं दी। माफ़ कीजिएगा, मेरी आज की गवर्नमेंट के पास भी तालीम के लिए फंड नहीं है, किसी गवर्नमेंट के पास भी नहीं है, ये मैं आज भी कह रहा हूँ। बिल्कुल ऐसी ही बात है, प्रायोरिटी रही नहीं है कभी भी। अच्छा, अब पढ़ा लिखा उसको कहा गया जो पीएचडी कहलाए, डॉक्टर कहलाए, जिसके पास डिग्री हो। हालांकि पीएचडी के माने फेरा हुआ दिमाग भी करते हैं, कुछ लोगों का हो जाता हो है। जाता है। माफी चाहता हूँ आप मुफ्ती साहब खुद PhD हैं। क्या मुझे बताया जाएगा कि हमारे तालीमी इदारों में वो माहौल है जहाँ से कुछ हुनर सीख के निकले लोग? एजुकेशन की बजाय एजिटेशन नजर आता ऐसा है। ही है। क्या हमने उस्ताद की कोई हैसियत कायम की? दुनिया में आज भी कितने मुल्क में आप उनसे कह दें आप प्रोफेसर हैं, वो उठ के खड़े हो जाते हैं, भले वो जज हों। इज्जत करते हैं उनकी। हमारे यहाँ सिलेबस का क्या हाल है, उसका मेयार क्या है, पर्चे किस तरह चेक होते हैं और पर्चे नकल किस तरह आउट होते हैं, नकल किस तरह करवाई जाती है बाकायदा गनों के साथ। ऐसे में आपके पास कोई मेयार नहीं हो सकता, क्योंकि जो कौम अदल में और इल्म में लचक दिखाती है फिर उसके पास कुछ नहीं रहता सिवाय खराबियों के। मैं हैरान होता हूँ, डिग्रियां हर साल मिल रही हैं और मालूम भी हो रहा है ये 70 बरस में हमारे यहाँ एक शख्स ने जहाज़ बना के उड़ा लिया, देहाती ने, हमने उसको भी कैद कर दिया। हमारे यहाँ हुनर की कोई कदर है, कोई मेयार के मैं बच्चों को शौक़ दिलाऊं कि ये इजादात करें, ये कुछ लाएं। छोटे छोटे बच्चे, वो अरफा करीम भी तो बच्ची ही थी, उनके पेरेंट्स ने सपोर्ट किया बच्ची को, जो वो करना चाहती थी वो उसके लिए नहीं उसको सपोर्ट। सलाहियत तो है ना सलाहियत उसको तो कोई है। अब यहाँ पर कोई ज़रा सा मालूम हो जाए तो जी पहले किक बैक क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा। ये जो हमारे शहरों में साइंस फेयर्स होते हैं, मुफ्ती साहब आप भी ऐसे कुछ साइंस फेयर्स में गए होंगे, उसमें छोटे छोटे बच्चे इतनी कमाल की चीज़ें इन्वेंट कर रहे होते हैं, लेकिन कोई प्रॉपर बैकिंग नहीं है इसके लिए। बस एक रेस लगी हुई है कि कौन पहले नंबर पे आएगा स्कूल में, कौन पहले नंबर पे आएगा सूबे में, कौन पहले नंबर पे आएगा मुल्क में। तो ये तो हल नहीं है बेहतर तालीम का। और आप तो खुद पढ़ाते हैं, टीचर हैं, इसलिए आपकी तो आज बात बड़ी अहम है इस मामले में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अल्लामा इकबाल का जो एक शेर है बड़ा ज़बरदस्त, मुझे अभी याद आया। अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, इमलाक भी औलाद भी जागीर भी फितना, ना हक़ के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, और शमशीर ही क्या है नारे तकबीर भी फितना। तालीम अगर अल्लाह से दूर कर दे और इंसान का वो रिश्ता अल्लाह से टूट जाए, सिर्फ नॉलेज के लिए पढ़ रहा हो, पैसा कमाने के लिए पढ़ रहा हो, तो उसकी सूरत हाल वही होती है जो दिगरगू आज हमारे सामने है। बिल्कुल। लेकिन मैं नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पहलुओं को थोड़ा सा तजिया करूँगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी में अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाता हूँ तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों से मिलने का तजर्बा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ यह है कि ओवरऑल अगर आलम इस्लाम को देखा जाए तो मायूस कुन कैफियत है कि इज्तिमाई तौर पे हमारे वो एफ़र्ट्स नहीं हो रहे जो माजी में अल-बैरूनी, अल-गज़ाली और इब्न रुश्द जैसे बड़े बड़े साइंटिस्ट पैदा हुए, वो नहीं हो रहे। लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान में ख़ास तौर पर मैं देखता हूँ बहुत टैलेंट है अल्हम्दुलिल्लाह। यंगस्टर्स के अंदर 10% अगर वो हैं कि जो सिर्फ टाइम वेस्ट करने वाले हैं, तो 90% वो भी हैं कि जो जिसमें हमारे यहाँ अच्छे काबिल सर्जन, अच्छे पायलट्स, अच्छी टेक्नोलॉजी, और ख़ास तौर पे हमारे फ़ौजी हजरात का जो निज़ाम तालीम है, वो जो टेक्नोलॉजी, अस्करी आलात, उनकी इजादात, उनमें तैयारियाँ, फिर शिप्स के लिहाज से जो हमारे यहाँ तैयारियाँ हो रही हैं, ये आप किसी भी मैदान में देख लें तो बहुत सारी गैर मुस्लिम कौमें वो हैरान है कि इतनी पाबंदियों के बावजूद भी आज भी पाकिस्तान वो इतना स्ट्रॉन्ग खड़ा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह अपनी टेक्नोलॉजी के लिहाज से।
ज़रूरी नहीं कि उसने अपनी कुछ चीज़ ईजाद की हो, लेकिन उसने बहुत सारी टेक्नोलॉजी कॉपी करके उससे अच्छी चीज़ें बना के यहाँ पे अपने पास रखी है माशाल्लाह। आज हमारे पाकिस्तान के बहुत सारे डॉक्टर्स, वो PhDs हों, मुख्तलिफ हों, उनकी पब्लिश किए हुए आर्टिकल्स वो बाकायदा बाहर लोगों को पढ़ाए जा रहे हैं, बाहर पढ़ाए जा रहे हैं, यहाँ कोई फायदा नहीं हो लेकिन रहा। आप कह रहे हैं बड़ी टेक्नोलॉजी में हम अच्छे हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजारत का उस वक्त पता चला जब फवाद चौधरी के नाम के जोक्स बनना शुरू हुए, तो लोगों को पता चला अच्छा ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ये मिनिस्टर तो है। देखिए वो लोगों को इल्म ही नहीं था। हाँ, ये क्या जोक्स भी है। है, वजीर तालीम उसको बनाते हैं जिसको कमेटी की स्पेलिंग नहीं आती है। हाँ, ये तो देखिए ओवरऑल मैंने कहा ना एक फुकदान, लेकिन अंदर जो हमारे काम चल रहे हैं ऐसा मायूस कन सूरत हाल भी नहीं। PhDs कर करके जो टेक्नोलॉजी के लिए हमारे बहुत सारे ऐसे बहुत बड़ा सरमाया अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद ठीक है। दुनिया के लिहाज से तो बात कर रहा हूँ अभी फिलहाल। हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर HEJ हुआ, इतनी जदीद रिसर्च होती है अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल और उसकी ठीक है, मेडिसिन बिल्कुल पूरी ठीक है। दुनिया में रिकॉग्नाइज भी की जाती है। वहाँ से किए हुए PhDs पता नहीं बड़े जगह खिदमत भी अंजाम दे रहे हैं, और हम तो शुक्रगुजार भी हैं कि चलो हम पाकिस्तान के उस शहर में कि यहाँ पे बड़ी बड़ी बीमारियों को ट्रीटमेंट भी बहुत अल्लाह पाक करा देते हैं। तो हमें शुक्र का और ये कदरदानी के पहलू भी देखना चाहिए कि इतने नामुसाइद हालात के बावजूद इनफरादी तौर पे कहीं ना कहीं इनफरादी कोशिश तौर जारी पे है। लोग कर रहे हैं। कोई मेरा इदारा मेरा करे, दूसरा हाँ। सवाल भी अलामा साहब आपसे यही है कि अगर हम एक कुछ देर के लिए हुकूमत को या हम ये ब्लेम करना छोड़ दें, इनफरादी तौर पर हम कैसे इल्म से हिकमत से खुद करीब हों, इनफरादी तौर पर क्या करना चाहिए? देखें, मैं अगर हुकूमत को इल्ज़ाम देता हूँ ना तो इसलिए नहीं कि वो नहीं कर रही, वो करने भी नहीं देती, ये भी पहलू सामने रखना है। दूसरी बात ये कि मैं समझता हूँ कि इल्म वो चीज़ है कि किसी जाहिल को भी मैं कह दूँ ना कि तुम बहुत पढ़े लिखे हो, वो खुश हो जाएगा। यानी इल्म की निस्बत जिसकी तरफ करेंगे वो खुश होगा। खुश होता है। वो लोग जो देहाती कारोबार, काश्तकार, वो भी अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते ठीक हैं। है। हमारे यहाँ वडेरा नहीं पढ़ने देता या ज़मींदार नहीं स्कूल को चलने देता। उस बात माँ बाप में अगर थोड़ा सा भी होगा, अच्छा बच्चियों के लिए भी तालीम में रुकावट नहीं है। कोई ये कहे कि जी नहीं बच्चियों को नहीं पढ़ाना, ऐसी बात नहीं, क्योंकि तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ल मुस्लिम, कि इल्म का हासिल करना हर मुसलमान पर, उसमें मर्द और औरत सब दोनों शामिल है। लेकिन कोई थोड़ा सा उनका ख्याल रखना होगा, उनकी हिफाजत हो, उनकी कोई निस्वानियत पे हरफ ना आए, उनके लिए मुश्किलात ना हो। और ये जो वाक़यात जिस तरह होते हैं रोज़ और मीडिया पे आते हैं कि किसी उस्ताद ने या किसी ऑफिसर ने जिस तरह ज़्यादती कर लेते हैं या वो, ये चीज़ें ना हों। बिल्कुल ठीक है। आप कह रही हैं निजी, और मुझे ये बताएं, अगर आपको कमाने का मौका नहीं दिया जा रहा या आपको नौकरी में अच्छी तनख्वाह नहीं दी जा रही, वो कैसे पूरे करे? हम डिस्करेज कर रहे हैं, उसके बावजूद मेरे इसी मुआशरे में वो लोग हैं जो स्ट्रीट लाइट की रोशनी में बैठ के आज भी पढ़ते हैं। कल हमारे साथ जो बच्चा था जी, वो देखें रात 2 बजे तक वो काम करता है ताकि किसी न किसी तरह वो अपने घर वालों का हाथ बटा सके। तो हम ये नहीं कह सकते वो ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। काश को अच्छे रहनुमा मिल जाएं और माँ बाप इस बात से आगाह हो जाएं कि मेरे बच्चे ने अगर ड्राइवर भी बनना है तो तालीम फिर भी ज़रूरी है, ताकि रोड साइन पढ़ सके, रोड सेंस हासिल कर सके। उसने ट्रक भी चलाना है, उसने मिस्त्री बनना है, राज बनना है, तब भी तालीम ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है। और अगर तालीम आप दिलवा रहे हैं तो साथ में ऑन दी अदर साइड ये भी सोचें कि आप सिर्फ तालीम ना दिलवाएं, आप अपने बच्चे को कोई ना कोई एक ही सही लेकिन हुनर ज़रूर सिखाएं। ये हुनर बहुत ज़रूरी है, ये ज़िंदगी भर काम आता है। कहते हैं अगर बच्चे को कोई भी काम का हुनर आता है वो कभी किसी का मोहताज नहीं होगा, अगर कभी जॉब नहीं भी है वो ख़ुद वो काम कर सकता है। तो आज हमने ये गुफ्तगू की, अभी बहुत सारे सेगमेंट्स बाकी हैं। आज एक बड़ी ख़ास शख्सियत से आपको मिलवाना है। आज हमारे एक नहीं 2 जियो के मेहमान होंगे, बड़े ख़ास, सबसे आपको मिलवाएंगे। हम आपको जियो के मेहमान से जब मिलवाते हैं वो थोड़ा आगे चलकर मिलवाते हैं, लेकिन आज मैंने आपको बताया कि आज जियो के बड़े ख़ास मेहमान हैं और वो यहाँ पर आ चुके हैं। वो कौन है ज़रा मैं उनके बारे में आपको बताती हूँ। ये ऐसी शख्सियत है जो वैसे तो किसी एक
फॉर्म में आपने इन्हें देखा अपनी टीवी स्क्रीन्स पर भी और ग्राउंड्स में भी, लेकिन वो हमारे सुपरस्टार और रोल मॉडल बन गए और बहुत सारी वजूहात पर। जिस तरह से वो उनके लिए कहा जाता है कि वो एक डिसेंट इंसान, जिस तरह उनका तर्ज अमल रहा, जिस तरह से मामलात को उन्होंने हैंडल किया, जितने सुकून वाले जो पुरसुकून मिजाज के लोग होते हैं उनमें से एक, तो बहुत सारे यंगस्टर्स ने इनके सिर्फ जो काम ये करते थे वो मैं बताती हूँ क्या काम, उसके अलावा इनकी शख्सियत से बहुत कुछ सीखा। नाज़रीन कराम, खेल के मैदान में तो बहुत बड़ा नाम बनाया ही, लेकिन फिर दुखी इंसानियत के लिए बहुत सारा काम अल्हम्दुलिल्लाह अब भी कर रहे हैं। बहुत मुश्किल हालात में कौमी टीम को संभाला और अच्छे से संभाला। टेस्ट क्रिकेट जिसमें पाकिस्तान बड़ा स्ट्रगल कर रहा था, उसमें इन्होंने खुद तो रन्स के अंबार लगाए, लेकिन सिर्फ खुद आगे नहीं गए, पूरी टीम को आगे लेकर गए और टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 पर पाकिस्तान को लेकर आ गए। फिर इन्होंने T20 में भी, फिर इन्होंने टेस्ट की तो मैंने बात की, और वनडे में भी रन्स के अंबार लगा दिए। लेकिन जो तरबियत की साथ में यंग क्रिकेटर्स की, वो आज भी क्रिकेटर्स कहते हैं कि ऐसा और अभी तक तो कोई हमने नहीं देखा। आप सबकी भरपूर तालियों में मिसबाह उल हक हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मिसबाह भाई, कैसे हैं आप? आज आप आए तो बड़े ख़ास मकसद से हैं, वो मैं अपने नाजरीन से शेयर करूंगी, लेकिन उसके साथ साथ आपसे बहुत सारी आज बातें भी पूछनी है। जो लोग क्या कर रहे हैं आजकल मिसबाह भाई, क्रिकेट देखने के अलावा और दुख करने के अलावा? जी, आजकल सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पे बुलाया। आजकल ऑब्वियसली रमज़ान है जी, तो आजकल तो रमज़ान में तो आपको पता है कि और कोई काम नहीं होता। कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा रिफ्रेशर कोर्स हो जाए हमारा जी, और थोड़ा सा हम पूरे साल के लिए वापस आ जाए एक सही रास्ते पे। तो पूरा साल वो एक रूटीन चलती है। बहरहाल ओवरऑल थोड़ी बहुत क्रिकेट हो रही है, थोड़ी बहुत किसी न किसी टीम के साथ इन्वॉल्व हूँ, अपने डिपार्टमेंट की टीम से इन्वॉल्व हूँ, और फैसलाबाद के साथ थोड़ी बहुत इन्वॉल्वमेंट रहती है। और उसके अलावा ऑब्वियसली एक कॉज के लिए काम कर रहा हूँ। बिल्कुल, उस पर आज हमने बड़ी डिटेल में बात करनी है। मिसबाह भाई, आज अभी हमारा जो मौजू भी है वो ये है कि तालीम और हिकमत कितनी ज़रूरत है, और ख़ास तौर पर मुसलमान जब उनके पास ये तालीम का था, ज़ेवर से आरास्ता थे, तो बड़ी तरक्की भी की, 1000 साल पूरी दुनिया पर हुक्मरानी भी की, और फिर अब हमने ख़ुद इनफरादी तौर पर भी इज्तिमाई तौर पर तालीम से बड़ा दूर हो गए। आपके तो पेरेंट्स दोनों दरस व तदरीस के ज़ाहिर है पढ़ाते भी थे, तो आपकी ट्रेनिंग और आपकी तालीम जब माँ बाप ने अच्छी की, आपके करियर में इसकी कितनी मदद शामिल है? बहुत ज़्यादा। मेरे ख़्याल में मैं हमेशा इसकी इम्पोर्टेंस को जो है ना वो सबको बताता भी हूँ कि मेरे लिए मैं बड़ी लेट स्टेजेस में आया क्रिकेट में, लेकिन वो जो एक एजुकेशन का जो मेरे पास इजाफी एक जिसको कहते हैं एडवांटेज था, आप देखें चीज़ों को अंडरस्टैंड बेहतर अंदाज में करते हैं, आपको एक्सपोजर मिलता है। जब आप इंस्टीट्यूशन से निकलते हैं, डिफरेंट टीचर्स होते हैं, साथिज़ा होते हैं, आपको ग्रूम करते हैं, आप वहाँ पे बहुत कुछ सीखते हैं, लोगों से मिलते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि किस तरीके से आपने इंटरेक्ट करना है लोगों से, और किस तरीके से आपने डिसिप्लिन सीखना है। एजुकेशन जो बेसिकली आपको, एक तो आपका जो माइंड सेट है वो चेंज हो जाता है, जाहिर आपकी सोचने सरप्राइज नहीं होते जब आप दुनिया में जाते हैं और आप मुख्तलिफ तरह के लोगों से मिलते हैं। एक सिंपल सी चीज़ होती है, सिंपल सा सिनेरियो होता है, सिचुएशन होता है। एक पढ़ा लिखा इंसान उसके जो एंगल्स देख सकता है, जिस तरीके से उसको वो सोच सकता है, शायद वो जो कम पढ़ा लिखा होता है या जिसके पास एक्सपोजर नहीं होता उतना, जिसकी तालीम तरबियत दोनों चीज़ें उतनी नहीं होती। आपने तालीम और तरबियत दोनों की बात की, मैं इसी पॉइंट पर आने वाली थी। बड़े लोग होते हैं जो बहुत आला तालीम याफ्ता होते हैं लेकिन तरबियत नहीं होती। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आप 9th क्लास में थे जब वालिद साहब का इंतकाल हुआ, तो फिर माँ ने किस तरह से, वो उस वक्त तो जो उम्र होती है लड़के की वो बड़ी एक ख़तरनाक उम्र होती है कि उसमें किसी भी राह पर बच्चा जा सकता है, तो वालिदा ने कैसी तरबियत की उसके बारे में बताइए। बिल्कुल, मेरे ख्याल में मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरी जो एजुकेशन है, मैंने मास्टर्स किया है, ये इसका सेहरा मेरी माँ के सर है, वरना शायद मैं जिस तरह बाकी लोग छोड़ देते हैं एजुकेशन, शायद मैं भी ये कंप्लीट ना कर पाता, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया इस पे कि भाई एजुकेशन हर हाल में तुमने कंप्लीट करनी है, मिनिमम ग्रेजुएशन करनी है, ग्रेजुएशन के बाद तुम्हारी मर्जी है, लेकिन ग्रेजुएशन से पहले मैं कुछ और नहीं करने दूंगी तुम्हें। खेलना है खेलो,
लेकिन एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। और अच्छा। तरबियत ज़ाहिर है, तालीम, पढ़ना लिखना, नॉलेज होना ज़रूरी है, लेकिन तरबियत बेसिकली हाउ टू एक्ट, आपने किस बिल्कुल तरीके ठीक से बात आपने है। लोग। अच्छा, आपकी तो दीनी जो तालीम और तरबियत थी वो भी बड़ी ज़्यादा रही माशाल्लाह, हज की सादत भी आप हासिल कर चुके हैं। मुझे ये बताइए, मुझे पता चला कि जब आप नमाज़ पढ़ के आते थे बचपन में तो आपको आपकी वालिदा कोई गिफ्ट देती थी, ये बात दुरुस्त है? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में उस टाइम पे ज़ाहिर है इस एज में आपको कॉन्सेप्ट इतने नहीं होते आपके कि हाँ जी नमाज़ पढ़ रहे हैं, आपको कोई ना कोई वो एक आदत बनाने के लिए पेरेंट्स, और मेरे ख्याल में आजकल के बच्चों के लिए बड़ा ज़रूरी है माँ बाप के लिए कि एक तो वो आदत बनानी चाहिए बच्चों को कुछ ना कुछ कि हाँ जी। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर जी बिल्कुल, रदी अल्लाह, उनकी वालदा ने ये किया जी था। ज़बरदस्त। तो यही होता था कोई ना कोई ऐसी चीज़ कि हाँ जी नमाजें अगर 5 नमाज, Appreciate एक करने नहीं का तरीका। 5 नमाजें जिस दिन पूरी पूरी पढ़ोगे तो पढ़ोगे उस उस दिन दिन। ये हर नमाज के साथ भी, और 5 में फिर स्पेशल इनाम जबरदस्त। होता तो ये था। सारी तो वो माएँ सुन लें कि अगर मिसबा जैसा बेटा चाहिए तो फिर ये भी करना पड़ेगा बच्चों के साथ। सिर्फ ये नहीं कि स्कूल में फर्स्ट पोजीशन आई है तो उस दिन ही गिफ्ट मिलेगा। मिसबा भाई, अब इस वक्त पूरी कौम, मुझे पता है जो इस वक्त आपको, जितने भी जियो के व्यूवर्स हैं आपको देख रहे होंगे, उनके जहन में सिर्फ एक सवाल है कि वर्ल्ड कप आ रहा है, पाकिस्तान का क्या बनेगा? पाकिस्तान, देखें बात यह है कि अभी करंटली जो सिचुएशन है उसको देखते हुए तो लोगों को इतनी उम्मीदें नहीं है, पिछली जो 2-3 सीरीज़ें हैं, लेकिन मैं इस हवाले से हमेशा जो है ना मेरी एक सोच Hopeful है, रहे। मैं बहुत होपफुल होता हूँ जैसे भी, और स्पेशली जब वर्स्ट सिनेरियो हो तो उसमें तो बहुत ज़्यादा होप्स होती है, होपफुल भी और पूरे इत्मीनान भी, आप कभी परेशान जी नहीं बिल्कुल, लगे। हमारी जो कौम है बेसिकली वो, हम मेंटली दूसरों की तरह नहीं, हम बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। स्ट्रॉन्ग है। हम यहाँ से वहाँ जाते तो हमें इतनी देर नहीं लगती, सडनली आपको जो है वो मोमेंटम चेंज करना होता है, थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस आता है, एक आधी अच्छी विक्ट्री। और रिसेंटली मैं इसलिए भी बड़ा होपफुल हूँ क्योंकि हमने, हमारी तैयारी बहुत ज़बरदस्त हुई है वर्ल्ड कप से पहले। साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, फिर इंग्लैंड, इंग्लैंड। नंबर 1 टीम इन द वर्ल्ड, जिसके अगेंस्ट उनकी मिसबा भाई, कंडीशंस में इंग्लैंड खेल। के खिलाफ जो सीरीज थी उसमें सेंचुरीज जबरदस्त बहुत बनी है, और अच्छी। उस पिच पर जिस पर खेलना है हमें, लेकिन फिर भी जाहिर है, और लास्ट मैच में तो सरफराज की आंखों में आंसू देखकर मेरे ख्याल में सबकी आंखों में आंसू आ गए होंगे। मेरे ख्याल में मैं हमेशा इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि परेशान होने से, फ्रस्ट्रेट होने से कुछ नहीं कुछ नहीं होगा। सिर्फ सुकून से बैठ के ये सोचें कि बड़ी मसला अच्छी कहाँ क्रिकेट है? खेल रहे हैं, जो सबसे खुशाइन बात है पाकिस्तान के लिए कि हम लोग 250, 260 नहीं कर पाते थे, और आजकल अगर देखें तो 300 प्लस हर मैच में कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए मिसबा बहुत भाई, बड़ा क्या टीम पॉजिटिव। सिलेक्शन में गलतियां हो रही हैं? अब पहले भी गलतियां हुई, अब कुछ चेंजेस भी आई, या मोहम्मद आमिर को दोबारा टीम में शामिल करें, ये फैसला, इससे फर्क पड़ेगा आपको लगता है? आई थिंक फ़र्क पड़ेगा। आपको एक चीज़ नज़र आ रही है कि आपको स्ट्राइक बॉलर चाहिए, एक एक्स फैक्टर चाहिए आपकी बॉलिंग में, क्योंकि प्रेशर सिचुएशन होती है, प्रेशर मैचेस होते हैं, जो आपके ऐसे बॉलर हैं जो एक्सपीरियंस हैं, जिन्होंने एक नाम बनाया हुआ है दुनिया में, वो इम्पैक्ट डालते ठीक हैं। है। आई थिंक उसको थोड़ा रिफाइन करने की ज़रूरत है, हमें अपने गेम प्लान्स को थोड़ा बेहतर करने की ज़रूरत है। अच्छा। और जब आप जिस तरह वो कहते हैं ना कि मखबूतुल हवा से तितर बितर होकर कोई चीज़ काम करते हैं, एक वो टिप अगर आप दें सरफराज को इस वक्त, आई क्या थिंक होगी? डिसिप्लिन की ज़रूरत है हमें अच्छा। बॉलिंग में और फील्डिंग में। थोड़ा सा अपने प्लान्स को रिफाइन करें और उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें, घबराने से कुछ नहीं होगा। ठीक। हमें सिर्फ 10 to 20% इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है बॉलिंग की, और वी आर coming so close to number 1 team in the world in their own conditions। जबरदस्त। हम आखिरी ओवर में हार रहे हैं या बहुत क्लोज आके 10-15 2 मैच तो ऐसे थे जो जीते हुए थे, तो ज़रूरत क्या है 10 से 15 रन का फ़र्क, आप थोड़ा सा डिसिप्लिन बेहतर करें, थोड़ी सी अपनी उस फोकस करें प्लान्स को इम्प्लीमेंट करने में, तो मेरे ख्याल में हम वो डाल That's सकते हैं। the अगर नंबर 1 टीम के खिलाफ ये कर रहे हैं तो वर्ल्ड कप में तो सारे मैच इंग्लैंड से नहीं बिल्कुल होंगे, ठीक बात है, बाकी बहुत टीमों बड़ी। के तो हम बिल्कुल इक्वल खड़े होंगे और हमें लेकिन एडवांटेज कुछ होगा। आप कह रहे हैं थोड़ा सा और डिसिप्लिन, बिल्कुल मजा आ जाएगा बिल्कुल वर्ल्ड कप में। इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, घबराने से कुछ नहीं होने वाला, वरना हम और गलतियाँ करें। ठीक है, तो ये तो हम बात की हमने क्रिकेट की, जो कि मिसबाह उल हक की फर्स्ट इनिंग्स है ज़िंदगी की। अब हम ज़रा बात करते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट इनिंग्स जो इनकी सेकंड इनिंग्स भी कहलाती है। ये खिदमत खल्क कर रहे हैं, दुख इंसानियत की खिदमत के लिए सरगर्म हैं। आज यहाँ पर आई भी हैं PCHF यानी कि पाकिस्तान चिल्ड्रंस हार्ट फाउंडेशन के सफ़ीर बनकर, उसके बारे में कुछ बात करते हैं। मिसबाह भाई, पहले कुछ इस फाउंडेशन के बारे में बताइए, फिर
फिर हम इस बारे में रिपोर्ट भी अपने नाज़रीन को दिखाएंगे। जी बिल्कुल, पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन बेसिकली जो बच्चे पैदा होते हैं दिल के अमराज के साथ, उनको उनके इलाज करवाने के लिए एक फाउंडेशन 2012 में शुरू हुई। अच्छा। फरहान भाई ने शुरू की, उनसे भी अभी आपका तारुफ होगा। जी बिल्कुल, उनसे उनकी अपनी मिलवाएंगे। बेटी की इस बीमारी की वजह से डेथ हुई, तो उसके बाद से उन्होंने ये शुरू किया। और तकरीबन अब अगर देखें तो 7 साल हो गए हैं और 1500 तक के बच्चे हैं जिनके अब ऑपरेशन हो चुके हैं और जो ज़बरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह इस फाउंडेशन की बिहाफ पे जो अब बिल्कुल ठीक है। मेरा थोड़ा अर्सा पहले ही इनके साथ मैं अटैच हुआ हूँ और अब मेंबर हूँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। एक्चुअली मेरे एक दोस्त थे जिनकी बेटी को ये प्रॉब्लम अच्छा, हुई। हार्ट का प्रॉब्लम था। उससे पहले मुझे भी अवेयरनेस नहीं थी, मैं भी यही समझता था जैसे बड़े लोगों को हार्ट का मसला होता है वो नॉर्मली बच्चों को भी जाते ऐसे होता हैं, होगा। बिल्कुल कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं और उनका इलाज होता है नॉर्मल हॉस्पिटल्स में। लेकिन जब वो उस दोस्त की बेटी को ये हुआ और मैंने देखा कि ये तो एक सब्जेक्ट ही बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल ये मुख्तलिफ तो segment है। हार्ट नहीं, ये बच्चों के हार्ट का जो मसला है ये तो बिल्कुल एक डिफरेंट सब्जेक्ट है। इसमें सिर्फ वो एक सर्जन या डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, इसमें तो 5 सुपर स्पेशलिटीज़ हैं और वो कभी इधर जा रहे हैं, कभी पिंडी जा रहे हैं, कभी लाहौर आ रहे हैं, कभी कराची जा रहे हैं। ना वो डायग्नोज करने में इतना प्रॉब्लम हुआ और फिर उसको जिस तरीके से ट्रीट बड़ी मुश्किल से किया। अल्लाहु अकबर। बड़े लिमिटेड नंबर्स हैं, 7 से 8 सर्जन हैं 22-23 करोड़ के लोगों के लिए और 50,000 बच्चा हर साल पैदा होता है जी इस मर्ज़ के साथ। 20,000 से 25,000 को ऑपरेशन की ज़रूरत होती है इमीडिएटली और पाकिस्तान की जो टोटल कैपेसिटी है वो 3,500 से 4,000 है। अल्लाह तो 16-17,000 बच्चे जो है वो बेचारे अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं महरूम या रह वो जाते हैं। कहीं कोई इंडिया जा रहे हैं, कोई इधर उधर रिसोर्सेज नहीं होते। 5 से 7 लाख की एक रकम है जो मेरे ख्याल में कि आजकल सफ़ेद पोश भी अगर मिडिल क्लास फैमिली भी हो उसको अचानक देने पड़े तो नहीं दे सकते हो। और फिर मेरा इरादा ये था क्रिकेट के आखिरी एक आधे साल में कि मैं मियाँ वाली में कुछ इंशाल्लाह हॉस्पिटल का करूँगा, जहाँ से आपका वहाँ पे ताल्लुक बड़ी है। प्रॉब्लम्स हैं। बट जब दोस्त को देखा और फिर पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन वालों से मेरी मुलाकात हुई और इस सारे मसले का पता चला मुझे, तो आई थॉट कि नहीं मियाँ वाली के लिए इंशाल्लाह करेंगे, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान का मसला पाकिस्तान है। का एक इलाके के लिए वो लोग भी इसमें सर्व हो जाएंगे, लेकिन ओवरऑल पूरे पाकिस्तान का मसला है। तो एक चिल्ड्रन हार्ट हॉस्पिटल प्लस ज़बरदस्त। रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड ट्रेनिंग सेंटर ज़रूरी है ताकि हम अपनी कैपेसिटी बिल्ड करें। हम अपना ज़बरदस्त। ह्यूमन रिसोर्स डॉक्टर्स, एनेस्थीसिया वाले, उसके बाद जो आपके आईसीयू के स्पेशलिस्ट यानी ये आप एक बहुत मुकम्मल ज़रूरी, सिस्टम मुकम्मल इसके लिए सिस्टम बना स्टेट ऑफ द आर्ट एक चीज़ बननी चाहिए ठीक है। ताकि आइंदा 15-20 साल में हम पाकिस्तान में इस मसले को बिल्कुल कम्प्लीटली जो है जबरदस्त, वो हैंडल कर इतनी सकें। अच्छी बात है ये। और मैं चाहती हूँ इस पर आप तालियां भी बजाएं कि ये डिसीजन लेना कि आप कोई ऐसी चीज़ करेंगे अपने करियर के उस मकाम पर पहुंचकर जहां बहुत सारे पैसे कमाने के ज़राए होते हैं, आप बहुत सारी चीज़ों में अपना टाइम सर्व कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसी चीज़ को सपोर्ट करें और अपना टाइम इसके लिए वक्फ करें। जिस फाउंडेशन के साथ आज मिसबा भाई आए हैं उसी फाउंडेशन के बारे में, पाकिस्तान चिल्ड्रंस हार्ट फाउंडेशन, और आज हमारा जज्बा खिदमत भी इसी फाउंडेशन के हवाले से। हम आपको जज्बा खिदमत में 2 मेहमानों से भी, अपने नन्हे मेहमानों से मिलवाएंगे और जो पाकिस्तान चिल्ड्रंस हार्ट फाउंडेशन के रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर हम इस सेगमेंट के साथ हाजिर हो रहे हैं। आप सबकी तालियों में इस फाउंडेशन के सीईओ फरहान अहमद भाई यहाँ पर आए और आप सब। अस्सलाम वालेकुम फरहान भाई, मैं चाहती हूँ आप उन 2 ज़बरदस्त बच्चों के साथ बैठें जिसमें एक बच्चे का फरहान का भी इलाज हो रहा है और ऑन ये जो नन्हा सा बच्चा बैठा हुआ है इसका भी यही प्रॉब्लम था। इसका इलाज अल्हम्दुलिल्लाह इस फाउंडेशन में हो चुका है और अब ये बिल्कुल सेहतमंद है। फरहान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। फरहान भाई सबसे पहले तो मुझे बताइए, क्योंकि मेरे जितने भी इस वक्त नाजरीन देख रहे हैं और मिसबा भाई की अपील भी सुन चुके हैं, अब तक क्या कितना काम हो रहा है, कितने बेड्स हैं, कितने बच्चों का इलाज हो रहा है और आपका ख्वाब क्या है, ताकि फिर हमारे पाकिस्तानी उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आप लोगों ने हमें मौका दिया
इस वक्त जी पाकिस्तान में सालाना 50,000 बच्चा एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक कंजेनिटल हार्ट, जिसको आमतौर पर दिल में सुराख का मर्ज कहा जाता है, उसमें से पूरे मुल्क की कैपेसिटी इस वक्त है तकरीबन 4,000 सर्जरीज। लेकिन पहले साल में पैदाइश के ऐसे बच्चे जो 50,000 पैदा हो रहे हैं, उनमें से 15,000 से 20,000 बच्चों को पाकिस्तान में सर्जरी की ज़रूरत है। तो देयर इज़ अ ह्यूज नीड कि हम कोई ऐसा काम करें कि एक ऐसा इदारा बन जाए जहाँ से हम कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकें। और इतने बड़े जो इस वक्त पाइल ऑलरेडी हमारे पास, बल्कि पंजाब में एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इस वक्त 14,000 से ज़्यादा बच्चे की लिस्ट है। अच्छा। जिसकी सर्जरी लिख दी गई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कैपेसिटी मौजूद नहीं है। तो पहला मसला है जो मैं हमेशा हर मौके पर कहता हूँ कि मसले को हम मसला समझेंगे तो इंशाल्लाह इसको हल करने की कोशिश भी करेंगे। तो अवेयरनेस पहला मसला है कि हमें पता हो एज ए कौम कि यार ये हम कब तक पड़ोसी मुल्क पर या ऐसे मुल्क पर इन्हिसार करते रहेंगे। क्योंकि आज भी दुख के साथ ये बात कहना पड़ती है कि 40% बच्चा जिसको सर्जरी की ज़रूरत है वो पड़ोस के मुल्क में जा रहा है अपनी सर्जरी के लिए। इसका मतलब है हम और ये भी हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता जी। एक सर्जरी पर तकरीबन ओपन हार्ट पर 4.5 से 7.5 लाख रुपए का खर्चा आता है। तो ये किसी सफ़ेद पोश के लिए भी इतनी रकम इकट्ठी करना बहुत मुश्किल है। तो हमारी फाउंडेशन 2012 से जी काम शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह एज ऑफ टुडे हम लोग को 1500 से ज़्यादा बच्चों की हार्ट सर्जरीज मुख्तलिफ पाकिस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे फरहान भाई ये बताएं कि ज़ाहिर है आपकी बेटी के साथ इस तरह का वाक़या पेश आया, तो मुझे उस एक्सपीरियंस ज़ाहिर है एक बाप के लिए बड़ा वो दर्दनाक एक्सपीरियंस होता है, लेकिन उसके बाद आपने हौसला बांधा कि मैं और बच्चों के साथ ऐसा नहीं होने दूँ, तो वो बताइएगा मुझे। बस जी वो असल में तो अल्लाह की तरफ से हर चीज़ डिसाइडेड होती है, इंसान तो बस कोशिश ही कर सकता है। तो मेरी साहबजादी वो मैं एक आईटी कंपनी है मेरी, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से अल्लाह का शुक्र है घर का खर्चा भी चलता है। यहाँ पर मैं एज ए वॉलंटियर ही काम करता हूँ। अच्छा। तो मैं ट्रांजिट में था, अबू धाबी रुका तो मुझे घर से फ़ोन आया कि छोटी का सांस रुक गया। तो वो एक लम्हा था जैसे पूरी जिंदगी। आयशा वॉज 3 months ओल्ड जी, 3 महीने की थी जी। तो बस वो सडनली हमें कुछ समझ ही नहीं आई। तकरीबन हमें 15 दिन का टाइम लगा ये डायग्नोस करने में कि आयशा को एक हार्ट का मसला है। फिर हमें इमीडिएटली उसकी सर्जरी करवानी पड़ी। अल्लाह का शुक्र है उसकी पहली सर्जरी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गई। फिर उसकी दूसरी सर्जरी का टाइम था जब वो 2 साल 10 महीने और 3 दिन की थी। वो हॉस्पिटल गई, लेकिन बस अल्लाह की कुदरत, अल्लाह ने डिसाइड किया हुआ था कि बस वो उसका जिस थोड़े टाइम के लिए हमारे पास आई है, बस वो सारे मामले में पता चला कि भाई हर चीज़ अल्लाह ताला की तरफ से किसी रीज़न की वजह से तो जन्नत चली गई, वो मासूम परी, मासूम बच्ची, लेकिन उसने अपने बाप को वसीला बना दिया है बहुत सारे बच्चों के इलाज का। तो ये क्रेडिट उस मासूम बच्ची को भी बहुत ज़्यादा जाता है जो खुद अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके वालिद साहब अब ये काम कर रहे हैं। मिसबा भाई मैं चाहूँगी कि आप भी, बल्कि मैं अपने नाजरीन को इससे पहले बता दूँ कि जो अकाउंट डिटेल्स हैं इस फाउंडेशन की PCHF की वो आपके सामने आ रही हैं। यकीनन हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके बच्चे इस तरह के मामलात से गुजर रहे होते हैं। जब बच्चा पैदा होता है हम अक्सर ये बात सुनते हैं उस बच्चे के दिल में सुराख है। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने, ये वो शख्स है जिन्होंने अपने घर में जो वाक़या पेश आया उसके बाद अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए लोगों के लिए काम करना शुरू किया ताकि जो और लोग हैं उन्हें मसला ना हो। ये हैं पाकिस्तानी, ये है पाकिस्तान कौम जो अपने दर्द से भी दूसरों के दर्द को ख़त्म करने का हौसला रखती है और वो सोच रखती है। यही बात है जो हम अपनी ट्रांसमिशन में पहले दिन से अब तक कह रहे हैं कि दूसरों का एहसास ये अगर ख़त्म हो गया तो फिर इंसानियत बाकी नहीं रह सकती। ये फाउंडेशन एक नन्ही प्यारी बच्ची के इस दुनिया से चले जाने के बाद बनी है, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि कोई और बच्चा या फैमिली सफ़र ना करे। आप रमज़ानुल मुबारक में, ये कौम वैसे तो सबसे ज़्यादा ज़कात खैरात में डोनेशंस में आगे है, लेकिन रमज़ान में हर कोई ये चाहता है कि किसी ऐसी जगह रकम भेजी जाए जहाँ से वाकई मुस्तहिक लोगों का, मुस्तहिक ख़ानदानों का फ़ायदा हो। मैं कभी भी यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं करती जिसमें कोई भी मुझे डाउट हो। तो यहाँ मैं इसलिए, आप अगर मुझे अपनी बहन और बेटी समझते हैं तो मैं कह रही हूँ कि ये फाउंडेशन, इसमें जितना भी आप भेजेंगे, चाहे आपकी 100 रुपये हैसियत हो, 1000 रुपये, 10,000 या 1 लाख, अपनी हैसियत के मुताबिक यहाँ पर भेजिए, इस फाउंडेशन की मदद कीजिए ताकि यहाँ से ये लोग वसीला बने, आप लोग वसीला बने और पाकिस्तान के बहुत सारे बच्चों की हेल्प हो। और मैं हमेशा कहती हूँ ये अल्लाह के साथ तिजारत है। जब आप अल्लाह के साथ तिजारत करेंगे तो मुनाफा बेतहाशा है, इस दुनिया में भी और उस जहान में भी। मिसबा भाई आप अगर कुछ ऐड करना चाहें जो लोग भी सुन रहे हैं ताकि वो इस फाउंडेशन की हेल्प कर सकें। अल्लामा साहब, आप लोग मुझे ये बताएंगे
क्या इसके लिए हम माँ बाप को कह सकते हैं कि ये किसी वजह से होता है? कोई ऐसी चीज़ भी सामने आई है? जी, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका सर। जो वर्ल्ड वाइड नंबर है ना दुनिया में जो हो रहा है, वो हर डेवलप कंट्री में भी हर 100 में से एक बच्चा ये मर्ज़ लेकर पैदा होता है। पाकिस्तान में ये शरह ज़्यादा है। उसकी कई वजूहत है जो डॉक्टर से पता चली। एक ये है कि कज़न मैरिजेस कहते हैं एक वजह हो सकती है। दूसरी वजह है कि माँ को वाइल प्रेगनेंसी में पहले 3 महीने में बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड फीवर हो गया, या कोई ऐसी चीज़ को उसने न्यूट्रिशन का ख्याल नहीं रखा गया। तो अगर हम इन 3 चीज़ों पर फोकस कर लें कि तमाम नाजरीन सुने, वो ख़वातीन जो उम्मीद से होती हैं, जिनको हम हामिला या प्रेग्नेंट कहते हैं, उनको स्ट्रेस ना दीजिए, उनको तकलीफ़ से ना गुजारिए, खा वो सास हो, ननद हो या घर वाले हों, क्योंकि उससे अगले बच्चे को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ये बहुत समझने की बात। और उनके न्यूट्रिशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए कि क्या क्या चीज़, ग़िज़ा का भी, और हाई डोज दवाएं उनकी खाम खाना दे दी जाएं। 2 डॉक्टरों से ओपिनियन लिया जाए, एक डॉक्टर कभी गलत मशवरा भी दे देता है। बिल्कुल। मिसबा भाई, आप अगर अपने जितने फैंस हैं उनसे कुछ कहना चाहें। जी जी, मैं एक चीज़ ज़रूर बताऊंगा कि जो ये हॉस्पिटल हम बनाने जा रहे हैं, इसका जो टोटल हमारा एक एस्टीमेट है वो तकरीबन 2.5 अरब है। और एक चीज़ बताऊंगा कि यहाँ पे हमारे जो एडमिन एक्सपेंसेस होते हैं, नॉर्मली जो NGOs काम करती हैं, वो जो आपके पास फंड्स आते हैं या डोनेशंस आती हैं उसी में से मैनेज करती हैं। तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जो सारे डायरेक्टर्स हैं उनका इस चीज़ पे बिल्कुल एक बिलीफ है कि हमने उसमें से एडमिन एक्सपेंसेस नहीं लेने। जितनी भी ज़कात या डोनेशंस आनी है वो टोटली हमने उस कॉज के लिए लगानी है। और जो हमारे जितनी कॉस्ट होती हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या जो कुछ भी हम कर रहे हैं, इवन जो हमारे बंदे काम कर रहे हैं मोस्टली वॉलंटियर्स हैं या फिर डायरेक्टर्स, हम अपनी जेब से वो पूल करके उस चीज़ को बेयर करते हैं, ताकि लोगों के जो पैसे हैं वो जिस मकसद के लिए वो दे रहे हैं उस मकसद पे लगे। और यही आगे भी हमारा इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी। आप लोगों से ये गुजारिश है कि ये 2.5 अरब बेसिकली 2 प्रोजेक्ट है। एक तो ये चिल्ड्रन हार्ट हॉस्पिटल बनाने वाला, और दूसरी तरफ बच्चों का जो है वो ऑपरेशंस हो रहे हैं, इलाज हो रहा है, जो ज़कात आती है वो डिज़र्विंग बच्चों पे लगती है। तो ये 2 चीज़ें हैं। ये कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है। अगर हम देखें 22-23 करोड़ की आबादी है पाकिस्तान की, अगर हम आज सोच लें कि हमने हॉस्पिटल बनानी है तो मेरे ख्याल में इससे दुगना हम एक दिन में इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन बात वो ये कि हर बंदे का इरादा। एक कॉलर है, आपकी सारे बात भी सुनेगा। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से? जी मैं लाहौर से बोल रहा हूँ, हसन। जी हसन, कहिए। जी मैडम, मैं ना एक बच्चे का मैं लाहौर से बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरा बेटे का हुआ था आज से तकरीबन कोई 4 साल पहले मेरे बेटे को भी यही प्रॉब्लम थी। 4 साल पहले आपके बच्चे के साथ यही प्रॉब्लम थी? मैंने हॉस्पिटल से करवाया था अपने बेटे का इलाज ना। ठीक है। तो मेरे ज़हन में था कि अल्लाह ताला मुझे जब देगा तो मैं किसी बच्चे का ना इलाज करवाऊंगा इंशाल्लाह ताला ना। तो अभी आपका प्रोग्राम चल रहा था तो मेरे दिल में आया, तो मैंने कहा चलें। तो आप क्या अनाउंस करना चाहते हैं? जी मैडम, मुझे ये जरा काइंडली बताया जाए कि कितनी अमाउंट लगती है एक ऑपरेशन पे। मैं फरहान भाई से पूछती हूँ। फरहान भाई, एक बच्चे के ऑपरेशन पर कितनी अमाउंट लगती है? जी तकरीबन 4.5 से 7.5 लाख। 4.5 से 7.5 लाख रुपए। हसन भाई जी 4.5 लाख से 7.5 लाख रुपए। अच्छा, मैं इंशाल्लाह ताला ना जी 4 लाख देने को तैयार। 4 लाख रुपीस आप अनाउंस करें किसी एक बच्चे के लिए और आप भिजवा देंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं कहती हूँ जो मुखय्यर हजरात हैं वो अगर एक एक बच्चे के भी इलाज का जो है वो ज़िम्मा ले लें तो बहुत बहुत बेहतरी हो जाएगी। आपके अल्लाह रिस्क में बरकत डाले। आपका बेटा अल्हम्दुलिल्लाह जो कि अब सेहतमंद है, अल्लाह उसके जो सेहत है उसको हमेशा अच्छा रखे। अल्लाह आपको, आपके पूरे घर वालों को सेहतमंद रखे। थैंक यू वेरी मच मिसबा भाई कि आप यहाँ पर आए, आपका बहुत शुक्रिया। मिसबा भाई हमारे साथ यहीं पर मौजूद रहेंगे और फरहान भाई आए। हम बता रहे हैं जो बच्चे हैं हमारे को जो स्पॉन्सर्स हैं उन्होंने अभी बताया है की जानिब से इनके लिए गिफ्ट्स हैं। तमाम लोगों ने इन बच्चों के लिए, जो दोनों बच्चे हमारे साथ आए, इनके लिए गिफ्ट हैम्पर्स भेजे हैं। एहसास
रमज़ान ट्रांसमिशन में एक बार फिर खुशामदीद। आप अभी एक ब्रेक से पहले मिले बड़े अपने फेवरेट स्टार मिसबाउल हक से, और मैंने आज आपसे इस ट्रांसमिशन के शुरू में ही वादा किया था कि आज एक नहीं दो ख़ास मेहमानों से आपको मिलवाने जा रहे हैं। तो मिसबा भाई तो ग्राउंड में छक्के लगाते थे, चौके लगाते थे और उन्होंने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी। शोबिस के ग्राउंड में खातून है जो छक्के चौके लगा रही हैं रोज़ाना और सेंचुरीज बना रही हैं और ज़बरदस्त नाम कमा रही हैं। इन्होंने बड़ी कम उम्र में शोबिस को चैलेंज समझकर अपना काम स्टार्ट किया। उस वक्त बड़ी शर्मीली सी थी। मैंने फर्स्ट टाइम जब इनका इंटरव्यू देखा था तो एक मॉर्निंग शो में इंटरव्यू दे रही थी और उस वक्त बिल्कुल शर्मा कर गुफ्तगू कर रही थी, और जो मियाँ साहब थे वो बड़े शौहर जो थे वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से बात कर रहे थे। वो हमेशा ही बड़े ज़बरदस्त तरीके से बात करते हैं। अब जब दोनों साथ में आते हैं तो शौहर को चुप होना पड़ता है, क्योंकि अब बेगम में कॉन्फिडेंस आ गया है और ज़बरदस्त तरीके से अब ये ड्रामाज में काम कर रही हैं। आप अपनी स्क्रीन्स पर इन्हें देखते रहते हैं, मनफी किरदार हो या फिर पॉजिटिव कोई रोल प्ले कर रही हो, दोनों रोल्स में आप इन्हें बेहद पसंद कर रहे हैं। आप सबकी बहुत ज़्यादा तालियों में हिरा मानी और उनके साहिबजादे इब्राहिम यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम हिरा, कैसी हैं आप? मैं ये अस्सलाम जिस वालेकुम। इंटरव्यू का जिक्र कर रही हूँ, आप नादिया खान के जो जियो का मॉर्निंग शो था उसमें आप बैठी हुई थी बिल्कुल मानी के साथ, और आप बिल्कुल यूं बैठी हुई थी जी क्योंकि नहीं उस ऐसे- वक्त मुझसे कोई बात नहीं करता था और अब किसी को आप बात नहीं करने देंगे। अब मैं किसी को बात नहीं करने तो देती। हिरा, आज इब्राहिम, हेलो, क्या हाल है भाई? इब्राहिम को माइक दे देते इब्राहिम हैं। से ना हम पहले ही इसको माइक भी देते हैं। इब्राहिम को बहुत नींद आ रही है। इब्राहिम हेलो इब्राहिम माइक पकड़ लो। होल्ड दिस माइक। गुड। इब्राहिम, अस्सलाम वालेकुम में बातें करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो इब्राहिम? ठीक हूँ। बोलो अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। ये तो छोटा मानी है भाई, है ना? अम्मी जैसे लगते हो या अब्बू जैसे लगते हो आप खुद? अम्मी। अम्मी जैसे लगते हो। हिरा, थैंक यू सो मच कि आप इसको आज लेकर आई। ये तो बच्चों के साथ तो मैं जितना टाइम गुजारूं यार कम पता है लगता क्या, मैं इसको आज क्यों लेके आई, मेरी लाइफ इतनी ज्यादा बिजी है, इतना I can understand. कि मैं चाहती You're हूँ कि everywhere right मैं now. जहाँ बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, मतलब जहाँ मुझे मौका नहीं तो मिलता है बहुत मैं इनको अच्छा ले है, जाती क्योंकि यहाँ तो हमारे और बहुत सारे बच्चे बैठे हूँ। होते मैं अपने हैं। शूट्स पे भी ले जाती हूँ अच्छी इन्हें। बात है। हाँ, क्योंकि वो थोड़ा टाइम मिलता हिरा, है। मुझे ये बताएं कि बच्चे को शूट पर ले जाना ये ज्यादा आसानी है या बच्चा घर में रहे सुकून से और आपको ज्यादा परेशानी ना हो, ये क्या है? नहीं, मतलब बच्चे को मैंने ले पता जाती हैं है आप? सीरियसली जब मुजम्मिल 8 मंथ्स का था तब से मैंने शो होस्ट करना शुरू कर दिया हाँ, था। तो शुरू कर दिया था। मुजम्मिल सोफे के पीछे होता था और मैं सामने शो करती थी। वो मेकअप रूम में होता था क्योंकि जबरदस्त। मेरी एज उस वक्त शायद 20 थी जब मुजम्मिल पैदा हो गए थे। तो मैं तो अपने बच्चे नहीं छोड़ती नहीं थी। छोड़ के अभी जा भी मैं बिल्कुल एक कोशिश करती सुकून हूँ। होता है जब बच्चा आपके मुझे साथ बहुत हो। सुकून होता है है ना? यार कि मेरे सामने, और या मैं एटलीस्ट सामने नहीं भी है तो वहाँ है जहाँ आप हाँ, हैं। या तो फिर घर में अम्मी हो हाँ। तो फिर मैं घर में छोड़ सकती अच्छा। हूँ। लेकिन अब तो ये बड़े हो गए यार। मेरी बेटी कल पूरा दिन यहाँ गुजार के बहुत गई है। अच्छा हालांकि किया। पूरा वक्त वो सोती रही मेरे रूम में, हाँ। लेकिन मुझे सुकून था कि यहीं पर है। हाय, माओ का सुकून बच्चों से सुकून जुड़ा होता हुआ है, है बिल्कुल यार। ऐसा ही है। और मुझे लगता है काम में बहुत ज़्यादा बरकत हो गई है जब से मैंने इन बच्चों का को साथ सोचना ले जाना ज़्यादा शुरू किया है मेरा ना। आपके जब एक बच्चा पैदा होता है ना, जितना वो अपना रिस्क लेकर आता है और जितनी बरकत वो लेकर आता है, हाँ यार। वो आपको फिर अंदाजा होता है कि बच्चे के बाद ज्यादा लोग समझते हैं बच्चे पैदा करके पता नहीं मेरी लाइफ रुक जाएगी। मुझे तो लगता है बच्चे पैदा करके आपकी लाइफ और भागना शुरू हो जाती है। मुजम्मिल मेरे लिए इतना लकी था कि मुजम्मिल पैदा हुआ है और मुझे लाइव शो ऑफर हो गया। है मतलब ना? लड़कियों को नहीं होता। नहीं मैं होता। उन लकी लड़कियों में से हूँ। जिनको हो और गया। फिर इब्राहिम पैदा हुआ तो फिर मैंने ड्रामा इंडस्ट्री ज्वाइन कर ली है। जबरदस्त। तो मुजम्मिल से होस्टिंग स्टार्ट की, इब्राहिम से ड्रामा एक्टिंग industry। स्टार्ट कर दी। हाँ, तो ये मेरे बच्चे बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत प्यारे हैं, आप यकीन करिए। हिरा, क्या आप खुद सपोर्टिव बच्ची थी? ये तो मेरी अम्मी से आपको पूछना पड़ेगा। लाडली बहुत ज्यादा मैंने सुना है, तो क्या हाँ। तंग करती थी अम्मा को या नहीं यार, मैं तंग करने वाली बिल्कुल भी नहीं थी। अभी भी मैं बहुत एडजस्ट कर लेती हूँ अच्छा। जिंदगी को, और मैं बहुत ज़्यादा हर चीज़ में एडजस्ट कर लेती हूँ। हर मेरे situation में? इश्यूज ज़्यादा Issues नहीं इस है। तरह? हाँ, अगर कोई बात मानी पे आए और बच्चों पे आए तो फिर मैं एक जंगली औरत बन जाती हूँ। बन जाना चाहिए। शौहर और बच्चों पे कोई बात है तो हर औरत को बस जंगली मैं औरत कहती बन हूँ, जाना बस चाहिए। ये उस एक पे कोई चीज़ है। कॉम्प्रोमाइज कोई नहीं हो सकता। कॉम्प्रोमाइज नहीं करे। हो सकता। बच्चों से इम्पोर्टेंट आपकी लाइफ में कोई चीज़ हो ही नहीं सकती, नहीं चाहिए। मियाँ और और फिर बच्चों जब के। बच्चे इम्पोर्टेंट होते हैं तो अल्लाह ताला वो सारी आपकी चीज़ अपने संभाल लेता है और वो आपको इतना ऊपर कर देता मुझे है तो कि लगता है आप- बच्चों के बाद माएँ एनर्जेटिक बहुत हो जाती हैं। मैं थकती नहीं हूँ अब।
यार मैं इतनी हाइपर हूँ कि मतलब मेरे साथ जो भागो जल्दी जल्दी करो, ये भी कर लो, ये भी कर लो। मेरे को एक्टर्स कहते हैं हिरा आप इतनी हाइपर हैं, आप इतनी क्योंकि हम लोग ऐसे हो गए ना, ऐसे होता है ना। सुबह उठा, यूनिफॉर्म रेडी किया, लंच बॉक्स बनाया, इनको स्कूल मतलब मुझे भेजा। कभी कभी लगता है मेरे 2 हाथ नहीं, बहुत सारे शायद हाथ हैं कि मैं बहुत सारी चीजें साथ हस्बैंड साथ सपोर्टिव है, बहुत ज्यादा, दो ही तो- इज नॉट हियर एट मोस्ट ऑफ द टाइम्स, लेकिन जितनी उसकी सपोर्ट थ्रू मैसेजेस कॉल्स हर वक्त मुझे कि यू आर द बेस्ट, यू आर डूइंग भाई, दिस, तो वही husband- मैसेजेस पढ़ के आपको इतनी कितनी खुशी होती है। लेकिन आपके हस्बैंड मानी इज वेरी सपोर्टिव, आई नो, लेकिन जो आप समझती हैं मानी को, आप खुद कहती हैं कि मेरे टीचर भी हैं, मैंने उनसे सीखा भी है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, तो आपकी अब इस वक्त तक की जिंदगी में मानी का कितना रोल है? मानी का ही रोल है, मानी का ही रोल है। मानी का ही रोल है। वो अब आप मुझे टीवी पे बहुत सारे रोल करते हुए देखते हैं, लेकिन असल में जो रोल है मेरी लाइफ का, जो असल हीरो है वो मेरी जिंदगी का मानी है। मानी। ये सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं उसकी बीवी हूँ, वो असल में हीरो है, वो हर चीज़ जबरदस्त। संभाल रही है जिंदगी में, और मुझे हर चीज़ बताना, यकीन करो, मतलब मैं समझती हूँ कि मानी वाकई में सबसे पहली तारीफ और क्रिटिसिज्म आसमान से उतरा है। सबसे पहली तारीफ और क्रिटिसिज्म मानी की तरफ से आता है बिल्कुल आता या है। अम्मी की तरफ से आता है? नहीं, मानी की तरफ से। अम्मी तक तो जाने नहीं कि देता ना वो ऐसी बात। लग रही हो, ये क्यों पहना है, ये वाला रोल हाँ, क्यों किया है? उसको बस नहीं, उसको पसंद है कि मैं बहुत पॉजिटिव कैरेक्टर। मानी सारे ड्रामे देखता है आपके? बिल्कुल, देख ही ना ले वो। वो देखता है स्पोर्ट्स। मुझे इब्राहिम को नींद आ रही है। इब्राहिम मानी पापा क्या देखते हैं और ये तुम क्या कर रहे हो? इब्राहिम मेरा बहुत लोकल बच्चा है, मैं आप लोग को पहले ही बता दूं, ये बहुत लोकल बच्चा है मेरा। और ऐसे ही होना चाहिए बच्चे। बिल्कुल बर्गर बच्चा नहीं है ये, और ये शदीद, ये हम मेरे मानी की बर्गर बच्चा बोला तो बर्गर बच्चे से याद आया, आज नाहिद आपा किचन में बर्गर बना रही है, आ जाए। अरे आ अरे जाओ चलो। इब्राहिम, आओ, आओ, बर्गर्स बन बात रहे ही हैं। नहीं की। हेलो, क्या? बात करो ना यार। अच्छा, बर्गर्स क्या? पसंद है इब्राहिम को? क्या क्या? बात, कोई भी बात कर लो। इब्राहिम दांत कहाँ चले गए? बस हाँ? अस्सलाम वालेकुम। कौन ले गया आपके दांत? पता नहीं। पता नहीं। पता नहीं। आ जाओ यहाँ से, इधर से चढ़ो, इधर से। कैसी हैं आप? कैसी हो ये बेटा? चीज, उफ, इतने अरसे बाद आपसे इतने मुलाकात। बिछड़े 2 दोस्त मिल गए आज तो। आ जाओ इब्राहिम, ये हम हमारा अक्सर किचन है। तरावियों पे भी साथ मिलते हैं। तरावियों पे भी। नाहिद आपा जब तरावी पढ़ने जाती हैं तो वहाँ पर और भी मेरे बहुत सारे जानने वाले तरावी पढ़ने जाते हैं, और वो फिर मुझे बताते हैं कि नाहिद आपा से आज यहाँ पे मुलाकात हुई। अब्दुल्ला और उनकी जो है बेगम और सास ससुर भी आते हैं। हाँ आपके जी, लिए तो बनाए बर्गर, नगेट्स हैं। अनियन रिंग्स हैं, और इसको आप नगेट समझ सकते हो। अभी हम खिलाते हैं इब्राहिम को ये। हाँ बिल्कुल, आप खाओ। इब्राहिम, मैं तुम्हें भाई आपने बच्चों रोजा के नहीं मजे हैं आपने भाई, रोजा नहीं हमें रखा। रोजा रख रहा होता रोजा है, नहीं बच्चों के रखा। मजे हैं। इतना छोटू सा तो है अभी ये, बच्चों के यही तो मजे होते हैं, क्या करें भाई। हम थोड़ी देर में, हाँ जी, हम भी ये अफ्तार के वक्त ना हम भी ये खा रहे होंगे, पता है। अच्छा, तो हिरा घर में कुकिंग कौन करता है? मैं और मानी दोनों मिलके करते हैं। मानी करती है? हाँ, कभी मानी सुबह का नाश्ता बनाता है, तो मैं दिन का खाना तो पकाती हूँ। मानी इज अ गुड कुक। मानी बहुत अच्छा कुक है। अच्छा, जबरदस्त। बहुत अच्छा कुक है, और ये तो वो मैं कहती इतना हूँ चालाक खुशकिस्मत होते इंसान हैं है। खवातीन जिनके मियाँ अच्छा खाना बनाते हैं। और उसको पता चल जाता है कि खाने में काली मिर्च ज्यादा है। मैं कहती हूँ ये अंदर के मसालों का कैसे पता है तुम्हें? अगर हिरा, वो तुमने धनिया ज्यादा डाल दिया लग रहा है। ओ, मैंने मतलब कहा, खाए यार, बगैर उसे देख के पता चल ऐसे जाता मियाँ है। डिफिकल्ट होते हैं, डिफिकल्ट है। आदमियों को इन चीज़ों में नहीं होना नहीं, चाहिए। उसको बस बहुत है कि हर चीज proper हो। अच्छा, तो ज्यादा बाहर जाके खाने अच्छा खा रहे लगा? होते हैं आप लोग क्योंकि आप बिजी भी हैं, या फिर घर का खाना बस किसी भी तरह का आपको मिल burger जाए? नहीं, मेरे पास एक बहुत अच्छी कुक है। Good. हाँ, Oh, वो very मेरा good. खाना पकाती है। वो अक्सर वो जबरदस्त। हमें धमकियां देती है कि मैं जा रही हूँ, तो हम उसके पाँव पड़ जाते हैं। अच्छा। हम घर के खाने पे बिलीव करते हैं। ठीक है। बाहर का खाना टॉर्चरिंग होता है, पूछे क्यों? ओह, मैं बाहर से आपको खा मैं के आई दे हूँ। ओके, बाहर जब हम खा ही रहे होते हैं तो मानी कहता है, हिरा ये तुम घर में भी बना सकती थी। हाँ, ये तो वो वाली बात है भाई, जो अम्मियाँ उसको कहती हैं। मैं अपनी अम्मा को दुनिया thumbs up कर जहान दिया के उसने। अच्छे रेस्टोरेंट्स में ले जाऊं तो वो जाके कहेंगी ये क्या इतना महंगा तुमने खाना खिलाया, मैं घर में बना लेती। वो बनता कभी नहीं है लेकिन घर में कभी नहीं बनता वो खाना घर अच्छा, में। लेकिन कुछ खाने ऐसे हैं जो मैंने वाकई मानी को घर में बना के खिलाए हैं। अच्छा। जैसे हम एक क्रीम प्रॉन्स खा के आए थे, तो मैंने घर में बनाए थे। फिर ओह, उसको होता है कि बाहर जो मैंने कहा है ना, हिरा एक घर में भी ट्राई जबरदस्त करते हैं। जबरदस्त। चले यहाँ पर जल्दी से आप रेसिपी बता दें, मैं भी देती हूँ। इब्राहिम रुक जाओ, इब्राहिम की नींद सारी भाग गई अब किचन में आके। ये सब तैयार है, अनियन रिंग्स, जबरदस्त। इसकी शक्ल भी आप देख और ये लें। तो हम बता चुके हैं कि ये बैटर किस तरह बनेगा। हाँ, ये बैटर तो हम बना चुके थे, ये बना दिया हमने। ठीक है। और ये देखें भाई, जबरदस्त बर्गर तैयार हो गए और फ्राइज भी इतने क्रिस्पी वाले।
अच्छा Very nice. ये भी वही बैटर में फ्राई किए मैंने, जिसमें चिकन फ्राई करी है, ठीक है, तो ताकि उसी वो में भी कर लिया, क्रिस्पी ताकि वो बने ज़ाया भी ना हो। और ये माइक सॉगी चलेगा, अभी चलेगा। और ये सॉगी नहीं होंगे। ठीक है, थैंक यू आपा। हम दोबारा आपके किचन में आएंगे, खाना घराना जो हमारा सेगमेंट शुरू होगा। अभी हम इब्राहिम को एक ज़बरदस्त जगह लेकर जा रहे हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि घर में बड़े भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, तो बड़ों से मैंने आपको मिलवा दिया, बड़ी हमारी आबा से, लेकिन अब मैं आपको लेकर जा रही हूँ बच्चे बन के सच्चे के पास। इब्राहिम भाग के जाओ, वो बैठे हैं सारे बच्चे उनके पास। ये इधर इधर इब्राहिम की नींद देखा कैसे उड़ाई मैंने ये नींद। मानी जूनियर है, अभी आपकी हमने भाई डिसाइड कर लिया, हम ब्रांड खोल रहे हैं, मिनी मानी। मिनी मानी हम खोलेंगे। हाँ, मिनी मानी और ये जब खोलेंगे हम। बोलने पे आता है ना, ये किसी को नहीं बोलने देता। इधर बैठेगा इब्राहिम और उसकी मामा भी। मुझे थोड़ी जगह तो दे दो भाई कोई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और जब मैं आती हूँ तो क्या बोलते हैं? गुड मॉर्निंग टीचर। क्योंकि स्कूल्स की छुट्टियां हैं तो मैं ही टीचर बनी हुई हूँ इनकी। अच्छा जी, हिरा से आज कौन सवाल पूछेगा? पूछो। अरे वाह, ये दोनों जो है ना हमारी पक्की आंटियां हैं, सारे सवाल भी पूछती हैं और लेक्चर भी देती हैं। पूछो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, बस गला थोड़ा खराब है। सही में बताया है कि क्या मसला है। रहती है वो जाल बिछाए, खुद नहीं थकती सबको थकाए। ऑप्शन दूं? रहती है वो जाल बिछाए, कुछ नहीं खाती सबको खिलाए। खुद नहीं थकती सबको थकाए। ऑप्शन? मकड़ी मकड़ी मकड़ी। ऑप्शन चाहिए? हाँ मुझे चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 मकड़ी, ऑप्शन नंबर 2 सड़क, ऑप्शन नंबर 3 बिल्ली, ऑप्शन नंबर 4 कश्ती। सड़क। सड़क। आपका जवाब बिल्कुल ठीक है। आपका जवाब बिल्कुल ठीक है, जबरदस्त। आपका जवाब बिल्कुल ठीक है। मेरा पहला जो इनका जवाब था वो मेरा फाइनल जवाब था, वो बिल्कुल गलत था। अब तुम पूछ लो भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? कैसी हैं? इनका ही निकलता है कैसी हैं आप। हाँ पूछो सवाल। ये दुनिया फानी है, पत्थर में पानी है। ये दुनिया फानी है, पत्थर में पानी है। ऑप्शन दूं? या अल्लाह, ये तो ऑप्शन पूरे रब्बे जितनी इल्म हो रहा है मेरा यहाँ पे। तो मुझे दोगी एंड में वेस्ट पॉइंट का चॉपर जो मैं देती हूँ? हैं? नहीं दोगी ना, मैं नहीं बता रही। बताओ। नहीं, दे दूंगी। दे दूंगी। अबशार कुआं दुनिया बर्फ। आबशार कुआं दुनिया बर्फ। क्या था पहेली? पहेली ये दुनिया फानी है, पत्थर में पानी है। बर्फ है ना? मेरा जवाब सही हुआ जी। thank जवाब you. सही हुई, बता भी नहीं। अच्छा और किसको पूछना है? पूछो भाई। हिलाते देखो कोई बच्चा। अच्छा अब बॉयज के पास आ जाते हैं, फिर दोबारा गर्ल्स के वालेकुम पास आएंगे। हाँ पूछो। आज सब पर्चियां लिख के आए, मैं कोई पर्ची, हमारा प्राइम मिनिस्टर पर्ची से नहीं पढ़ता, अब तो तुम लोग कैसे पढ़ सकते हो? पूछो भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। मैं आपसे क्रिडल पूछूं? क्या पूछूं? रिडल पूछूं? तो वो भी तो रिडल्स ही पूछ रहे थे। हाँ पूछो। अगर हाथी स्विमिंग पूल के अंदर गिर जाए तो उससे क्या होगा? तो वो गीला हो जाएगा ना? हाँ वो गीला हो जाएगा। बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है, शुक्र है अल्लाह का। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हो? तुम भी पर्ची में लिख के आए हो? बताओ। तुम्हारे भी इब्राहिम की तरह दांत गिर गए ना, गायब हो गए। कौन लेके गया? चूहा हैं? अच्छा बताओ क्या रिडल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम इब्राहिम है। मेरा नाम भी इब्राहिम है, यानी इनका भी। और मैं भूल गया हूँ कि मुझे क्या बात करनी थी, है ना? ठीक है कोई बात नहीं। पूछो। हाँ भाई तुम आ गई, याद आ गई। आ गया। अब इब्राहिम से पूछो सवाल। पूछो इब्राहिम पूछो। जवाब दो। पूछो ना। अरे अल्लाह, हाँ ये पढ़ना है भाई, मैं पढ़ देती हूँ। हाथ में डंडा ना तलवार, नन्ना सा एक चौकीदार। तुम बताओ इब्राहिम। हाथ में ना अच्छा ऑप्शंस चाहिए इब्राहिम को। ऑप्शंस है बच्चा, मूंछें या पपी। हाँ डॉग का बच्चा। हाथ में डंडा ना तलवार, नन्ना सा एक चौकीदार। करेक्ट आंसर। करेक्ट ही है ना? है ना? शुक्र है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है करेक्ट कौन सा। और भाई अब रिडल्स नहीं, कोई सवाल पूछो कोई ऐसे ही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चुप। पढ़ रहा है, मैं कह रही हूँ रिडल ना पूछो। चुप बैठे तो बोर करे, थप्पड़ मारे तो शोर करे। ऑप्शंस चाहिए? हाँ चाहिए। चाहिए, दे दो भाई, जवाब भी दे दो। ढोल, पहला ऑप्शन ढोल। दूसरा ऑप्शन क्या है? मोबाइल। और तीसरा ऑप्शन क्या है? छोटा भाई। और जवाब क्या है? आप बताएं। छोटा बेटा इब्राहिम। गलत। इब्राहिम तुम हो ये। चुप बैठे तो चुप बैठे तो बोर करे, थप्पड़ मारे तो शोर करे। चुप बैठे तो ढोल। इब्राहिम ढोल है जवाब।
वो कह रही है मेरा बेटा इब्राहिम चुप बैठे तो बोर करे थप्पड़ मारे तो चुप। अयान कौन है भाई? अयान क्या पूछेगा? अयान कहाँ है? अयान नहीं आया आज। अयान कहाँ है यार? मैं अयान को ढूंढ रही थी। हाँ तुम पूछो। आपने कभी सब्र का फल खाया है? हैं? क्या होता है? हैं? सब्र का फल कड़वा नहीं होता। फिर आप बताएंगी। मीठा होता है। मीठा होता है। इब्राहिम को पता है। आपने खाया है सब्र का फल? इब्राहिम बहुत सब्र करते हैं, मम्मा का वेट करते हैं, मामा घर का में वेट बैठते करते हैं। कह रहे नहीं और जब नहीं करते मामा का वेट। इब्राहिम आप घर में जो बैठते हो, मम्मा का वेट करते हो, तो आप क्या सोचते हो कि कुछ मम्मा नहीं आएंगी तो सोचते। क्या करोगे? मम्मा आएंगी तो मैं करूँगा टीवी देखूंगा बस। टीवी देखूंगा। अच्छा ये मेरा वो बच्चा है कि अच्छा जब मैं अनुषे, आपने कल सुनाई थी ना पोयम, तो आज कौन सी पोयम सुनाओगी? उठो बेटा, हाँ सुनाओ। माइक दो भाई से, खड़े होके सुनाओ और जोर से ताकि सबको आवाज जाए, जोर से। उठो बेटा आंखें खोलो बिस्तर चलो और मुंह धोलो, इतना सोना ठीक नहीं है, वक्त का कोना ठीक नहीं है, सूरज निकला तारे भागे, दुनिया वाले सारे जागे। वेरी गुड। शाज़िल, आपको कोई पोयम, कोई लतीफा, कोई कहानी सुनानी है? बस सुनाओ। एक काफिर औरत थी। एक काफिर औरत थी। जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ने जाते थे वो ऊपर से कच्चा फेंकती थी। अच्छा भैया देखो क्या सुना रहा है। एक काफिर औरत थी, जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ने जाते थे तो वो कचरा फेंकती थी। फिर जब भी वो जाते थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कचरा फेंक अच्छा, देती थी। फिर एक दिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ने जा रहे थे तो वो उसको मिली नहीं। उन्होंने कचरा नहीं फेंका उस दिन। ठीक है, फिर तो क्या हुआ? उन्होंने किसी से पूछा कि आज वो क्यों नहीं आई, तो किसी ने बताया कि वो बीमार है। तो वो अच्छा। उनका पूछने गए और जो काफिर औरत थी उसने सोचा मैं इनको ऊपर कचरा भी फेंकती हूँ लेकिन ये मेरा पूछना है, तो वो मुसलमान हो गई। वो मुसलमान हो गई। वेरी गुड। इतनी अच्छी कहानी सुनाई है। तो इसका ये मतलब है कि अगर आपके साथ कोई बुरा भी कर रहा है, आप उसके साथ अच्छा सलूक रखें तो फिर हो सकता है कि वो आपसे इम्प्रेस होकर आपके दीन को समझकर वो भी अच्छी हो जाए। तो ऐसा देखिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एग्जाम्पल सेट की। वेरी थैंक यू शाज़िल। मैं तो गुड़गुड़ हो जाती हूँ यहाँ के। चलें जी, अब टाइम हुआ है ख़त्म। वक्त है आपको मिलवाने का अपनी आज की नन्ही सी ख्वाहिश के मेहमान से। नन्ही सी ख्वाहिश का जो ये सेगमेंट है, आप लोग इसके लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारी मोहब्बत, बहुत सारे अच्छे पैगामात भेज रहे हैं, इसे बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो मैं भी ये चाहती थी कि जो इसका असल वजह है सेगमेंट को बनाने की, सेगमेंट को आप तक लाने की, वो भी आपको याद दिलाऊं। हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी बहुत सारी नन्ही और बड़ी ख्वाहिशें होती हैं। इन बच्चों की, जो बच्चे हमारे इस नन्ही सी ख्वाहिश के सेगमेंट में आते हैं, ज़ाहिर है इनकी ज़िंदगियों में मुख्तलिफ़ किस्म की तकालीफ़ और दुख होते हैं, ये मुख्तलिफ़ अमराज में मुब्तला होते हैं, लेकिन इनके भी आपके बच्चों की तरह के नन्ही सी ख्वाहिशें होती हैं। और आपने अब तक देखी कितनी प्यारी और मासूम ख्वाहिशें लेकर आते हैं। लेकिन इसमें एक और मैसेज है, वो ये कि इन बच्चों की जो नन्ही ख्वाहिशें होती हैं वो हमारे घरों में हर तरफ होती हैं, हमारे बच्चों के पास होती हैं, लेकिन हम उसे कितना फॉर ग्रांटेड लेते हैं। आज भी इस बच्ची की, जो आज हमारी नन्ही सी ख्वाहिश की मेहमान है, ऐसी एक ख्वाहिश है और हम कोशिश करेंगे कि हम उसे पूरा कर सकें। तो आज हमारी नन्ही सी ख्वाहिश की मेहमान है मरियम। अब एक यहाँ पर मसला ये है कि मरियम उर्दू नहीं बोल सकती, इनको पश्तो आती है, तो इनके अब्बू से तो हम कोशिश कर लेंगे कि उर्दू में बात करेंगे, लेकिन मरियम से मुझे पश्तो में ही बात करनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, मुझे पश्तो आती है। अच्छा है कि यहाँ पे पश्तो वाले बच्चे आते हैं तो मैं बात कर लेती हूँ। मैं पंजाबी में बात कर सकती हूँ वैसे। अस्सलाम वालेकुम मरियम, संगे खैर। हाँ, अच्छा, मैं जो इंपॉर्टेंट बातें होंगी वो ट्रांसलेट कर लूँगी, बाकी पूरे पाकिस्तान को बेसिक पश्तो तो आती है ना। अच्छा मरियम, दाओ ये बच्चे स ख्वाहिश दे स गौड़े या खुबूस के ठंडा पानी पीना है, हाँ, या खुबो चेरते नाराजी फ्रिज नाराजी का ना, फ्रिज गौड़े फ्रिज के बब्या सब एक दे, आइसक्रीम एक दे। मरियम को चाहिए भाई एक अदद फ्रिज, और वो सिर्फ इसलिए चाहिए कि उसको ठंडा पानी पीना है।
ये देखें ज़बरदस्त बात। और हम कैसे फॉर ग्रांटेड लेते हैं हमारे घर में फ्रिज, बेचारा हम साफ भी नहीं करते सही से फ्रिज को, है ना। और देखें मरियम को फ्रिज चाहिए। अब फ्रिज हम कोशिश करते हैं मरियम मंगबा कोशिशों कुछ था तो फ्रिज चिरता ना रावरू सही रे। हाँ मैं खुशहाल बशे फ्रिज ना। हाँ मैं आगे के बाद आइसक्रीम बैग दे और नो बस एक दे फ्रिज के। हाँ सर जरूर माइक के मैं अब फ्रिज रावड़ा माँ सर बैग दे। हाँ बर्फ बैग दे और बर्फ ना को डेर खत जबरदस्त वो जोड़ी की ब्याह ठंडा यख का ना। अच्छा चलो अब्बू से बात करते हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। ये है मरियम के वालिद। तो आप तो उर्दू बोल ही लेते हैं कच्ची पक्की सही, लेकिन लोगों को समझ आ जाएगी। आप मुझे बताएं इतनी प्यारी बच्ची और उसकी सिर्फ इतनी सी ख्वाहिश की फ्रिज चाहिए। इसको तो बहुत सारी ख्वाहिशात हैं। हाँ पहले ख्वाहिशात चाहिए कि भाई हमारे को फ्रिज दिलवा दे। हाँ हम तो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते तो भाई फ्रिज ले या और कोई चीज़ ले। घर भी अपना नहीं है। अच्छा किराए का मकान थोड़ा सा ऊपर माइक कर लें। हाँ किराए का मकान में रह रहे और गाड़ी भी अपना नहीं है, रिक्शा चलाते हैं। अच्छा अब रिक्शा तो चलाते हैं। जी कोई भी किराए का चला रहा है। लेकिन बच्चों की तो बड़ी मासूम सी तो ख्वाहिश होती है, इसको जी। सिर्फ ठंडा पानी चाहिए होता है। हाँ इसका तो 12 साल हो गया, इसको ब्लड चढ़ते रहते हैं। हाँ तो इस वजह से ये जो भी थैलेसीमिया मेजर है। थैलेसीमिया मेजर। अच्छा और ये तो ये हमारा पैदाइशी तौर पर आपको पता चल गया था कि इसको थैलेसीमिया है या कितने अरसे बाद पता चला? ये तो 4 महीने के बाद हमको पता चला। अच्छा और उस वक्त से इसको लग रहा है ब्लड? 4 महीने से बाद। अच्छा जी और कितने दिनों बाद ये ब्लड चेंज होता है? ये तो हर 15 दिन के बाद। हर 15 दिन के जी बाद। जी तो उसकी तकलीफ भी होती होगी हर 15 दिन बाद? हाँ यही है जो बस जब खून कम होते है इसका टांगों में दर्द हो जाते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं, बुखार आते हैं। फिर बोल रहे भाई वाले अबू हॉस्पिटल लेके जाओ ब्लड चढ़वा दो। फिर हम हॉस्पिटल लेके जाते हैं। अच्छा पहले CBC करवाते हैं HB कितना है, फिर जो है दूसरे दिन जाते हैं फिर ब्लड चढ़वा। काउंट करते होंगे जी। फिर उसके बाद ब्लड चढ़ता जी होगा। तो हर 15 दिन में आपको ये करवाना पड़ता है? हर 15 दिन में। आपका दूसरा बच्चा को भी थैलेसीमिया है? नहीं वो हमारा भतीजा है उसको भतीजा थैलेसीमिया। है। जी अच्छा, उसको भतीजे को थैलेसीमिया भी मेजर है। थैलेसीमिया है, वो भी थैलेसीमिया मेजर है। ठीक है भाई तो इसको क्योंकि फ्रिज चाहिए। हाँ फ्रिज चाहिए, उसको फ्रिज चाहिए, उसको घर चाहिए, हो इसको इतनी रस्का सारी चाहिए। ख्वाहिशें हैं, फिर इतनी लंबी लिस्ट है ख्वाहिशों की। तो भाई फ्रिज जो तुमने हमें कहा कि चाहिए तो अभी कैसे पानी पीती हो? मटके से? मटके का पानी भी तो ठंडा होता है ना। नहीं पीती मटके वाला? हाँ कभी बाहर से पड़ोसियों से मंगाते हैं, कभी बाहर दिखाएं मैं इससे बात करूं। और संग वो यक संग अबू रावड़ी बर्फ रावड़ी। हाँ और बार बार बर्फ को खा नहीं बेया करना को गंदा पानी ना जोड़ी बेगे ना बाओ नोर पर बीमार है बेया बस सको करना नो फ्रिज को डेर ज़रूरी दे चेस्ता साफ सुथरा यख यख पानी बागे की जोड़ेगी करना यख वो बस के करना फ्रिज वाला नो चलो नो फ्रिज द पारा जमुंग योस देर खा भाई दे। और वो कौन है? हमारे भाई बड़े अच्छे से हमारे एक भाई हैं जिन्होंने कहा है कि मरियम के लिए मैं फ्रिज भिजवा रहा हूँ। उनका नाम है उमैर। और जब उन्हें पता चला कि मरियम को फ्रिज चाहिए तो उन्होंने कहा मैं मरियम के लिए फ्रिज भिजवा देता हूँ। और वहाँ मरियम के लिए फ्रिज भिजवा दिया भाई। वो पड़ा हुआ है फ्रिज तुम्हारा। उमैर खान हमारे एक भाई हैं, उन्होंने फ्रिज भिजवाया। देख लिया फ्रिज? हाँ अच्छा लग रहा है। अब ये तुम्हारे साथ जाएगा, फ्रिज घर पे छोड़ के आएंगे। फिर ये फ्रिज थोड़ी देर रखना। अब क्योंकि मैंने कुछ अर्से पहले नया फ्रिज लिया इसलिए मैं बता रही हूँ, फ्रिज घर जाके रखना, फ़ौरन नहीं चलाना। पहले 3-4 घंटे उसको ऐसे ही चलाना ही नहीं, ऑन ही नहीं करना। फिर 3-4 घंटे बाद उसको ऑन करना, लेकिन उसमें कुछ रखना नहीं, ठीक है। फिर थोड़ी देर रुकने के बाद तकरीबन 4-5 घंटे बाद, यानी अभी 8 घंटे तक जब फ्रिज जब घर जाएगा तो चला नहीं सकते। फिर उसके बाद उसमें चीज़ें रखना तो अंदर जो गैसेस होती है ना फ्रिज के, वो थोड़ी सी ख़तरनाक होती हैं, वो जब निकल जाती हैं फिर सही हो जाता है, ठीक है। उस खुशहाल शवे सोना खुशहाल शवे दस माता हुए बा सोना खुशहाल शवे तेरा खुशहाल दस लासो ना माता ओके करना तेरा ज़्यादा खुशहाल शवे ज़बरदस्त फ्रिज दा उस कोट तवेसा और ठंडा यख हुआ उसका, ठीक है। और तब पुख्तों के हुआ उमैर भाई हुए उमैर भाई उमर भाई डेरा 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 मनाना मना
बस उमैर भाई, पश्तो में भी उर्दू में भी डेरा डेरा मनाना, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस छोटी सी प्यारी सी बच्ची की नन्ही सी ख्वाहिश पूरी की और ये हमारे साथ यहाँ पर हैं ही। और बाकी आपको पता है ये इतने सारे गिफ्ट्स आपके साथ जा रहे हैं। यूनिका चिप्स की जानिब से हिमानी, करशी जामे शीरी, पिकासो, सुपरस्टार, इस सब के आपके साथ गिफ्ट्स जा रहे हैं। ठीक है, ये घर ले जाओ, इसमें बड़े मज़े मज़े की चीज़ें हैं फ्रिज के साथ, सही है। और अभी आपा जो बर्गर बना रही है ना, मैं वो भी पैक करवाती हूँ, वो भी फिर फ्रिज में ठंडा कर लेना, ठीक है, फिर खा लेना, सही है। ज़बरदस्त। चलें जी, अब हम जा रहे हैं। एक और हमारे नन्हे से मेहमान हैं। हमारे बहुत नन्हे नन्हे मेहमान होते हैं सेट पर, और आज तो नन्हे से मेहमान इब्राहिम भी हैं, जिनकी अब नींद उड़ गई है। पहले इब्राहिम को नींद आ रही थी, अब नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा पहला रोज़ा, जो कि मेरा पहला रोज़ा नहीं है, इस नन्हे का पहला रोज़ा है। भाई क्या खाया फिर सहरी में? सालन। सालन? किस चीज का सालन? गोश्त का। गोश्त का सालन। और साथ में नान थी या चपाती या पराठा? हाँ, तंदूर की रोटी थी, चपाती बनाई थी या पराठा था? पराठा। परांठा बनाया सी हैं? अब मुझे क्या हो गया, मैं पश्तो से सिंधी, सिंधी से उर्दू, पंजाबी, क्या क्या हो जाता है मुझे, हैं? अच्छा, तो पराठा और सालन खाया, और फिर क्या पिया? लस्सी, मिल्क शेक, पानी, चाय पी। यार तुम तो बड़े बड़े लोगों वाले शौक हैं, सालन, रोटी और चाय हैं। फिर चाय के बाद नींद आ गई थी कि नहीं? आ गई थी। आ गई थी। अच्छा, भूख भूख तो नहीं लग रही? सच सच बता दो। यहाँ पे ना वो एक जो कैमरा है ना, उसमें पता चल जाता है कि बच्चा सच बोल रहा है या नहीं, तो सबको पता चल जाएगा। लग रही है भूख? थोड़ी सी? नहीं, थोड़ी सी भी नहीं लग रही। अभी जब ऐसा खुशबू आएगी ना, जब खाना घर आना शुरू होगा, फिर वो खाने की खुशबू आती है ना, फिर बड़ा अच्छा। मुझे ये बताओ किस क्लास में हो? 3 में। और बेस्ट फ्रेंड कौन है आपका? पक्का दोस्त कौन है? सबसे अच्छा दोस्त? नहीं है। कोई नहीं है? ओए होए, मुझे बना लो हसन दोस्त। रजा। हसन रजा। इतनी देर बाद याद आया, हसन बोलेगा कल तुम्हें कि भाई इतनी देर बाद मैं याद आया था तुम्हें। और सबसे अच्छी टीचर कौन है? नाम ले लो, इतने खुश हो जाएंगी घर में बैठ के कि मैं नाम लिया है इसने। कोई सबसे अच्छी टीचर है? हाँ, नहीं है? जो गुस्सा नहीं करती हो, अच्छी सी हो? सोच रहे हो, सर खुजा के सोच रहे हो अच्छा कि कौन है अच्छी टीचर? अच्छी टीचर्स कम हो गई हैं मुझे लग रहा है। सारी हैं। सारी अच्छी हैं? ये वो वाला मत करो, अम्मी अब्बू में कौन अच्छा है जी, अब्बू भी अच्छे हैं, अम्मी भी अच्छी है, दोनों अच्छे हैं, ऐसे नहीं करो। कौन अच्छे हैं सब टीचर्स में से? अगर स्कूल में सारी टीचर्स को छुट्टी दे दें और सिर्फ एक टीचर आपको पढ़ा सकें, तो आप किससे पढ़ोगे? फिर सर खुजाओ, ऐसे से करो, फिर समझ आएगा। जैसे हसन रजा याद आ गया था। नहीं करना, बात ही नहीं करनी। रोज़ा लग रहा है तुम्हें? हैं? नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा। नहीं लग रहा तो बात तो करो, कोई टीचर का नाम तो बताओ। अच्छा, कोई पोएम सुना दो। पोएम नहीं आती। पोएम ही नहीं आती? टीचर अच्छी नहीं है, पोएम नहीं आती, और कोई बेस्ट फ्रेंड भी नहीं है। फिर याद आया हसन रजा बेस्ट फ्रेंड है। अब तुम्हारा काम ये है कि तुमने यहाँ बैठना है और तुमने सूंघना है जो इतनी अच्छी अच्छी खुशबू आ रही होती है ना, और फिर तुम्हें जब रोज़ा लगेगा ना, तो मुझे बहुत मज़ा आएगा, ठीक है? अब वक्त है हमारे सेगमेंट खाना घराना का। आ जाए हिरा, मैं आपको लेकर जा रही हूँ अपने किचन की जानिब, जहाँ 2 टीम सिलेक्ट की जाएंगी हमारे ऑडियंस में से। ऑडियंस पहले तो अपने लिए तालियां बजा दें। मेरा माइक, ओके मेरा माइक खुला। हाँ, माइक आपका लगा हुआ है? हाँ, मुझे लगा बंद है। अच्छा जी, तो आज हमने जो बुलाना है वो है फुप्पो भतीजी को। तो कौन कौन सी फुप्पो भतीजियाँ, सब हाथ उठा लें भाई। फुप्पो भतीजियाँ हाथ उठा लें। वैसे ही बड़ी कम है आज फुप्पो भतीजियों की स्ट्रेंथ। अच्छा, तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन है। वैसे अमूमन मैं भी अपनी फुप्पो के साथ बड़ी कुकिंग किया करती थी जब मेरी शादी नहीं हुई थी। मेरी फुप्पो मेरे साथ ही रहती हैं, अब तक वो मेरी अम्मी के साथ रहती हैं। तो ये फुप्पो भतीजी का जो पेयर है ना, ये बहुत अच्छा है। मुझे बड़ी खुशी होती है जब मेरी माँ कहती है गलत फुप्पो को चली गई है। बनाते हैं लोग, कितनी गलत बात है ना। फुप्पो का, मैं खुद फुप्पो हूँ यार। मैं फुप्पो हूँ और मैं बड़ी अच्छी फुप्पो हूँ। बेस्ट, फुप्पोज बेस्ट होती है। और ये बहुत मजे का कंपटीशन स्टार्ट होने लगा है जी। मैं इस ड्रॉ से बुलाऊंगी। हाथ उठा ले, कौन कौन है फुप्पो भतीजियाँ इस ड्रॉ में हैं जी? अच्छा, तो आप दोनों ही आ जाएं प्लीज। और यहाँ से कौन है? और कौन है भाई? अच्छा, यहाँ से मैं, यही है, यही दोनों है। आ जाएं। आज तो वो भतीजियाँ वैसे ही बहुत कम है। तालियां जी हमारी टीम्स के लिए। तो हिरा, आपको आना पड़ेगा उस वाले चूल्हा सेट के पास। इधर से आ जाएं, इधर से आ जाएं। ऑलराइट।
और नाहिद आपा इधर होंगी। वैसे तो नाहिद आपा किसी को हेल्प नहीं करती हैं, आप चले जाएं हिरा की टीम में हेल्प नहीं और करती। वहाँ नाहिद आपा शुरू से इतनी हेल्प कर चुकी हैं टीवी पे सब लड़कियों की। यही तो हमने चेक करना है कि इतना जो नाहिद आपा ने सिखाया है वो कुछ काम आया है या नहीं आया है। आप दोनों जल्दी से आ जाएं यहाँ पर, वक्त का मुकाबला सख्त। अच्छा जी नाहिद आपा, वालेकुम अस्सलाम। मेरा फेवरेट कलर आपने पहना है पीच कलर। अच्छा जी नाहिद आपा, क्या है आज का चैलेंज? माइक उठा लें दोनों टीम्स, माइक उठा लें भाई टीम ये ले। अच्छा पहले एक सवाल करूँ, बिस्मिल्लाह जी। आज चाइनीज़ है खाना। अच्छा ठीक है चाइनीज। सवाल ये है, चाइनीज़ लोग जो खाना बनाते हैं वो एक चीज़ होती है जिसमें खाना बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं? वो इस जैसी चीज़ होती है, इसको क्या कहते हैं? खाना जिसमें भी बनाते हैं, बर्तन, एक बर्तन है, कढ़ाई, चिंग पोंग चिंग बर्तन। कढ़ाई तो हम कहते हैं। अच्छा चाइनीज का एक नाम है, चिंग उसको चोंग क्या? बर्तन। नहीं कोई चिक चौक, फ्राई पैन कहते हैं ना या ना तो ना ना नहीं तो किसी को नहीं मालूम, किसी को यहाँ मालूम है यार क्या वैसे कहते बड़ा हैं? अच्छा सवाल है। Very good. वेरी गुड नाहिद आपा, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। बताएं भाई, पता है किसी को नहीं मालूम। किसी को नहीं पता। पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद, चाइनीज लेकिन का खास इतना नहीं। बर्तन है जिसमें वो खाना बनाते हैं, उसका नाम है? और वो ऐसे नहीं, पतीला हमारा होता है, हाँ। लगन हमारा होता है, हाँ। फ्राइंग पैन हमारा, इनका एक खास होता है, वो कढ़ाई होती है, उसका एक खास नाम है। आप बता दें। और आपसे भी सवाल है। नहीं ये मुझे नहीं आता, बता दें, हार मान ली। नाहिद आपा ये एक मुश्किल और एक मजे का सवाल है। अच्छा सवाल है। ये इन्फॉर्मेशन है उसको राबिया आपके कह- लिए, मेरे लिए। इसको कहते हैं वॉक। वॉक वॉक आप वॉक पे चलें, W वॉक एक- में खाना हाँ, बनाने के वो बाद वाला वॉक नहीं है, ये WOK वाला वॉक। वॉक W ठीक है। अच्छा क्योंकि हाँ वॉक के नाम से बड़े वो होता है ना। हाँ, हाँ, अब मैं नाम नहीं अच्छा। ले रही रेस्टोरेंट का, लेकिन हाँ अच्छा, ठीक है। अब जो खाना बनेगा, मैंने जान करके गलती करी है। ओह अब वो गलती इन्होंने मुझे बतानी, वो बहुत ज़रूरी चीज़ करने की है। वो मैंने नहीं जान करके किया है, मतलब क्योंकि गलती वो- नहीं की, एक चीज अधूरी छोड़ दी है, ये कह लें। हाँ हाँ ठीक अब है। ये इन्होंने वो बताना है मुझे कि मैंने क्या गलती करी है। इंग्रेडिएंट्स में मैं ये कुछ नहीं बताऊँ। ओ यार, एक तो आपन ने सस्पेंस, चीज़ें मैंने सब थ्रिलर की कोई नेक्स्ट हाँ। लेवल मूवी बना दी है इधर। इससे से इंसान सीखता है, हमने भी सीखा। ठीक है। तो वो चीज़ आज आपने बना बताना क्या है। रहे हैं? हम बना रहे हैं सीधे सादे चाइनीज़ चावल, ठीक है, चाइनीज़ राइस और चिकन चिली। चिकन इसके साथ चिली एंड चाइनीज राइस। मगर आपने मेरी गलती ज़रूर बतानी है कि मैंने जान करके वो किया, गलती नहीं करी, ठीक मगर है, जान कर। ठीक है। और चीज़ें आपकी सबकी यहाँ दानिस्ता गलती की है आपने, दानिस्ता। नादानिस्ता नहीं की। हाँ, ताकि आप मुझे मुझसे पता चाइनीज का चले, एग्जाम ले, मैं आपसे उर्दू का लूंगी। क्योंकि इनको पता होना चाहिए कि वो चीज़ खास ज़रूरी है इसमें शामिल होने के, लेकिन नहीं है। एप्रन्स आप लोग ये पहन आप लें, लोगों के एहसास एप्रन रमजान के। और मैं बता दूं रमजान के एप्रन किचन पे बेटा। सेगमेंट जो हमारा खाना घराना शुरू हो गया है। जो भी टीम आज यहाँ से अच्छा जबरदस्त चाइनीज राइस और चिकन चिली अच्छा बनाती है, मैं और मुफ्ती साहब अपनी जो अफ्तार है वो उसी से करते हैं। मुफ्ती साहब तो जबरदस्त तरीके से खाते हैं और फिर जज करते हैं। एक चम्मच जिससे मज़ा नहीं आया, दूसरे चम्मच ये तो बहुत ही बेकार है, चलो यही बेहतर है, फिर उसको दे देते हैं हम लोग गिफ्ट। तो आज जिसने बेहतर चाइनीज राइस और चिकन चिली बनाया वो लेकर जाएंगे गाय पावर वॉश की जानिब से बाइक। इन्होंने जबरदस्त। में से ही बात और जो रनर अप टीम होगी वो लेकर जाएगी जीएनई गाबा नेशनल की जानिब से डिलक्स मिक्सर। तो देखते हैं कि आज, वैसे आप फुप्पो भतीजी ने कभी वैसे नॉर्मली घर में खाना मिलकर बनाया है किसी भी, कभी भी? अक्सर बनाते हैं, जबरदस्त। और आप दोनों ने माइक में बताएं। बनाए तो फुप्पो अच्छा बनाती हैं भतीजी? फुप्पो अच्छा बनाती हैं खाना? तुम जरा फुप्पो की ये बोल के देखो कि अच्छा नहीं बनाती, फिर घर जाके पता चलेगा। ऐसा नहीं है? बहुत अच्छा अच्छा बनाती हैं। चलें फुप्पो रेडी हो जाएं चाइनीज राइस और चिकन चिली के लिए, दोनों फुप्पो दोनों भतीजियां। और नाज़रीन कराम, एक टीम को सपोर्ट करें आज हिरा, जिनके हस्बैंड मानी भी बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, और दूसरी टीम को नाहिद आपा भी सपोर्ट करेंगी। लेकिन नाहिद आपा दोनों टीम्स को एक जैसा सपोर्ट करती हैं क्योंकि ये जज भी खुद ही हैं। खाना घराना में अब तक जो चाइनीज फ्राइड राइस हैं इस टीम के, वो तो मुझे तैयार दिख रहे हैं। वहाँ पर क्या सूरत हाल है भाई? वहाँ पे की टीम जो है ना वो थोड़ी आगे पीछे है। चावल बन रहे हैं अभी तक इन लोगों ने मेरी गलती नहीं ढूंढी है। ओ, गलती नहीं ढूंढी अभी तक आपा की? माइक 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 माइक, ये सुने, ये क्या कह रही हूँ? ये एक ये सेकंड नहीं, को ये दे नहीं। माइक। ये ले, नहीं, ये ले। ये आपका तोहफा है, ये आपके साथ घर नहीं जाएगा लेकिन यहाँ रहेगा। सुने, ये क्या कह रही? जी, वो आपा काम में लगी थी, या तो उन्होंने हम लोगों को दिखाने के लिए थोड़े से बर्गर नीचे से लग गए। ना, मैं इसकी तो बात ही नहीं कर रही, मैं इधर की बात कर रही हूँ।
क्या मैं अपनी गलती नहीं ढूंढ रही हूँ, हमारी गलती है, हाँ। हमारी तो गलतियाँ वो बहुत मैंने- सारी हो रही है, हमें खुद वो नहीं मेरा पता। जला था, मैंने छुपाया, इन्होंने गौर से वो भी लिया। देख लिया। नहीं, आपने देखें, कहा ना मैं मेरी कह रही हूँ, गलती फुप्पो बताइए। किचन में आ जाए तो सबकी गलतियाँ निकलती हैं। मैं इधर की इसलिए तो गलती- फुप्पो को लाए सारी मुझे नहीं राबिया, पता कि मेरा- आप अपना मेरा क्या माइक खुला है। हुआ है। हमारी तो हाँ, बहुत सारी हाँ, गलतियाँ नहीं, होंगी, नहीं, मुझे पता है। आपकी गलती नहीं है, यहीं पर मेरी गलती है जो मैंने करके आपको नहीं तो इसको दी है। गलती ना कहना, इसको बोले मैंने एक कोई चीज छोड़ दी है ऐसी जो आप गैस करेंगे क्या मसला है। इनको नहीं पता चली और पता भी नहीं चलेगी। हाँ नहीं, हमें खाना नहीं बन पता जाएगा, चला, मुझे लग रहा है पता माशाल्लाह, नहीं आपने तो चलेगा। सब काम अच्छा किया है। आखिर में आप फिर बताएंगी कि क्या मसला है। बाद में बताऊँ, अच्छा, आप दोनों क्यों पीछे गई हुई हैं? ये ले, जल्दी। आप बताएं क्या सूरत हाल है आपके खाने की अभी तक? माइक मतलब पकड़ के माइक में फिर भी नहीं बोल रहे। चावल तैयार हैं और चावल चिकन कहाँ हो रहा है। तैयार है? हाँ वो मैंने निकाल दिए। अभी तो उबले हैं ना, हाँ, अभी boil तैयार हुए तो नहीं हैं। हुए। यानी हाँ। कि चावल बॉईल हो अभी गए और गरम सब्जी हो तैयार हो रहा है, रही है। हिरा, हु डू यू थिंक इज बेटर अब तक? यार मैं इस मामले में वैसे नाहिदा आपा से आप पूछे ज़्यादा अच्छा इनको समझ आएगा, लेकिन आई थिंक वो लोग ज़्यादा क्विक वो लोग जरा फास्ट हैं, लेकिन वो लोग टेस्ट quick हैं। आपको पता है हिरा, इतने मजे मजे की चीजें होती हैं। उस दिन हमने एक टीम से आलू और वो बनवाए, आलू की भुजिया और आलू के कबाब। नहीं, आलू के कबाब और सवैयाँ, सवैयाँ। ऐसा ही अरे था। वाह। तो जिस टीम का हमने पहले ट्राई किया उसके आलू की भुजिया में नमक नहीं था और सवैयों में चीनी नहीं थी। क्या बात कर रही हैं आप? हम हैरान रह गए। ये तो मुझे लगता था सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ, लेकिन ये नहीं लोग नहीं, यहाँ करते हो जाता है, ज़्यादा रोजा होता है हमारे लोगों का, वैसे लेकिन अब भूल जाते जो हैं। कंपटीशन होना चाहिए सेलिब्रिटीज का होना लेकिन चाहिए। मुझे अभी लगता है होगा, कि- आप सब्र करें। अच्छा, सेलिब्रिटी कंपटीशन होना बिल्कुल। चाहिए। अगर हम सेलिब्रिटी का कुकिंग कंपटीशन करें, किन 2 सेलिब्रिटीज को हमें बुलाना चाहिए? हिरा बताएंगी। यार वैसे जल्दी पता से नहीं ना बताएं। इनसाइड स्टोरी कौन ज्यादा अच्छा खाना पकाता नहीं, है। अगर अच्छा ना भी मतलब पकाएं, किन का हर- कंपटीशन होना चाहिए? आप मुझे पूछने दें। हाँ बताएं हिरा। राबिया मुझे कोई आइडिया नहीं है ऐसी इसका। गेस गेस 2 सेलिब्रिटीज मेल बता सकती हूँ। मेल बता दें। मेल में मुझे लगता है कि 2 सेलिब्रिटीज अगर बुलाएं आप तो किनका कंपटीशन होना चाहिए? देखिए मैं बड़ी ब्लैंक हूँ। हाँ। फहद मुस्तफा को बुला ओके। लें और फवाद खान को बुला लें। ओ, फहद और फवाद का अगर कुकिंग कंपटीशन करवाएं तो कौन जीतेगा? मगर ये जबरदस्त कंपटीशन होगा। औरतों का होना चाहिए। नहीं, आई क्योंकि थिंक औरतों का औरत को कंपटीशन घर तो का होता ही है ना खाना- इदापा। आप प्लीज, ये औरत यहाँ को- मैं आपसे, मेरा मियाँ रोजाना स्पेगेटीज बनाकर क्या क्या बना के इतनी जबरदस्त तस्वीरें भेज रहा है। आप यहाँ कहती हैं सिर्फ औरतों को किचन में- औरतों को मेन खाना पकाना बहुत नहीं जरूरी वैसे यू आर राइट, औरतों को मेन खाना Main पकाना आना चाहिए। अच्छा हर बनाती दारी। हैं, इसलिए हाँ। नाज़रीन कराम हम बढ़ रहे हैं अपने सेगमेंट अब रब्बे ज़िदनी इल्मा की जानिब। और रब्बे ज़िदनी इल्मा के आज भी जो भी टीम क्वालिफाई करती है वो क्वार्टर फाइनल में दाखिल हो जाएगी। तो सबसे पहले आज की टीम्स का तारुफ करवाते हैं और फिर आज हम ये भी बताएंगे कि अब तक कौन कौन सी टीम्स क्वालिफाई कर चुकी हैं। आज की हमारी टीम में है टीम लियाकत अली खान में मोहम्मद राफे और उवैस आजम, दोनों दोस्त हैं। टीम अल्लामा इकबाल में मोहम्मद उमैद शेख और अरीबा शेख बहन भाई हैं। और टीम मोहम्मद अली जिना में अहलाला मरियम और हुमैरा मुख्तियार, ये दोनों सहेलियां हैं। अब मैं आपको बता दूं जल्दी से कि अब तक कौन कौन सी टीम्स हैं जो कि क्वालिफाई कर चुकी हैं और फिर आगे क्या मरहला होगा। पहले रोज़े को जो टीम्स क्वालिफाई करके गई वो थी शहनीला हनीफ और शाह कैसर, दोनों बहन भाई। उसके बाद सैयदा सादिया और शाइस्ता नाज बहनें, ज़हीर मेमन और कलीम दोनों दोस्त, दानियाल शफीक और आयशा शफीक बहन भाई, मुनीब मुशर्रफ और फराजुद्दीन दोनों दोस्त, सैयद रकीम और अली असगर दोस्त, मारिया और जरगम बहन भाई, सैयद मोहम्मद अशर रज़ा और शुएब सलमान दोनों दोस्त, अम्मारा तारिक और शकीला अजीज़ सहेलियाँ, शाहजेब खान और शाजिल खान भाई, शहबाज इब्राहिम और मोहम्मद मोहसिन कुरैशी दोस्त और महानूर याकूब और मोहम्मद मुजम्मिल बहन भाई। ये अब तक यहाँ से क्वालिफाई कर चुके हैं और आज की भी टीम क्वालिफाई करेगी। 18 रमज़ान मुबारक तक इंशाल्लाह हमें अपने तमाम क्वालिफायर्स यानी कि 18 टीम्स मिल जाएंगी। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अपने सेमीफाइनल में। सेमीफाइनल के हमें 6 टीम्स मिलेंगी, उनके दरमियान सेमीफाइनल होगा और फिर हम बढ़ जाएंगे आखिरी रोज़ यानी 27 रमज़ान मुबारक को हम बढ़ेंगे फाइनल की जानिब। फाइनल में जो टीम भी जीत कर जाएगी वो घर जाएगी एक अदद चमचमाती गाड़ी में। अब कौन सी वो टीम होगी और क्या वो टीम आज यहाँ मौजूद है, कुछ भी हो सकता है ना। आज के रब्बे ज़िदनी इल्मा का बाकायदा आगाज़ करेंगे। मैं आपको जल्दी जल्दी रूल्स बता दूं। हर टीम से इस राउंड में मैं 4 सवाल करूंगी, हर सवाल के 4 ऑप्शंस होंगे और मैं सबको कहती हूँ टाइम निश्ता, जल्दी जल्दी आपको जवाब देना है। और अगर इस राउंड में डिसाइड हो गया किसी ने 4 सवालों के जवाब दे दिए और बाकी 2 टीम्स नहीं दे सकी तो वो यहीं से क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर 2 टीम्स के दरमियान टाई हुआ तो हम बजर राउंड की जानिब जाएंगे। बजर्स आपके सामने हैं। सबसे
पहले हम शुरू करेंगे टीम लियाकत अली खान से। टीम लियाकत अली खान, आपसे मेरा आज के रब्बे ज़िदनी इल्मा यानी कि 13 रमज़ान मुबारक के रब्बे ज़िदनी इल्मा का सवाल पहला है ये, रूहुल कुद्स किस फरिश्ते को कहा जाता है? रूहुल कुद्स किस फरिश्ते को कहा जाता है? हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम या हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुल्तान सखी सरवर का मज़ार किस शहर में वाक़े है? सुल्तान सखी सरवर का मज़ार किस शहर में वाक़े है? मुल्तान, डेरा गाजी खान, झंग या फिर फैसलाबाद? मुल्तान। क्यों? क्योंकि वलियों का शहर कहा जाता है उसे, इसलिए मुल्तान। ये सोचा नहीं, मतलब जो चीज़ दिमाग में थी, जो टेक्स्ट बुक में पढ़ा था वो बता दूं। ये जवाब बिल्कुल गलत है। डेरा गाजी खान, सुल्तान सखी सरवर का मज़ार डेरा गाजी खान में है। आपसे मेरा तीसरा सवाल, नील आर्मस्ट्रॉन्ग खलाई सफ़र के लिए किस साल रवाना हुए थे? यह बताना है आपको। 1962, 1969, 1973 या 1977? 1969। 1969 जवाब बिल्कुल दुरुस्त है और उस दिन तारीख थी 20 जुलाई, पहला कदम रखा था उन्होंने। आपसे मेरा चौथा और आखिरी सवाल, अब तक आपने 2 सवालों के दिए सही जवाब, 1 का दिया गलत जवाब। जदीद नर्सिंग जो जदीद है उसके बानी किसको कहा जाता है? जदीद नर्सिंग का बानी फ्लोरेंस नाइटिंगेल, क्लारा बार्टन, मार्गरेट सैंजर या एना कैरोलीन मैक्सवेल? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। तो इस तरह 4 में से 3 सवालों का सही जवाब दिया टीम लियाकत अली खान ने। अगर दोनों टीम्स में से कोई भी 4 सवाल का जवाब सही देती है तो टीम लियाकत अली खान इस राउंड से तो बाहर हो ही जाएंगे। तो टीम बी यानी कि टीम अल्लामा इकबाल, आप दोनों से मेरा पहला सवाल आज के रब्बे ज़िदनी इल्मा का है ये, हिजरत मदीना किस महीने में हुई? हिजरत मदीना रबीउस्सानी में, रबीउल अव्वल, रजब या रमज़ानुल मुबारक? रबीउल अव्वल। रबीउल अव्वल, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आपसे दूसरा सवाल टीम अल्लामा इकबाल, बैतुल लहम किस नबी की जाए पैदाइश है? बैतुल लहम किस नबी की जाए पैदाइश है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम या हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, टीम तैयारी से आई है, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अगर आप इनके लिए तालियां सही नहीं बजाएंगे ना तो एंड में जो आपके गिफ्ट्स होते हैं ना वो मैं इन्हीं को दे दूंगी जो आज टीम जीत कर जाएगी। गुड। इस्लामाबाद को दारुल हुकूमत बनाने का फैसला किस सन में किया गया था? पहले इस्लामाबाद दारुल हुकूमत नहीं था। किस सन में ये फैसला किया गया कि अब इस्लामाबाद दारुल हुकूमत होगा? 1952, 1960, 1967 या 1973? 1960। 1952, 1960, 1967 और 1973? 1960। 1960 बड़े कॉन्फिडेंस से टीम ने जवाब दिया और ये जवाब बिल्कुल गलत है। 1967 14 अगस्त को ये फैसला किया गया था। इस्लामाबाद। जी, और क्या? 1960 से चला। 1967 को ये फैसला किया था, 14 अगस्त 1967 को। आपसे देख लें जरा सा, क्योंकि ये तो देख लूं, मुझे चैलेंज कर रहे हो? नहीं, बस वेरीफाई कर लें। नहीं, ये देख कर जवाब दिया है, ठीक है। बाकू किस मुल्क का दारुल हुकूमत है? आज़रबाईजान, मिस्र, लेबनान या न्यूजीलैंड? आज़रबाईजान। बाकी चेक करें 1960 और 67। अगर तुम्हारा जवाब सही हुआ तो तुम्हें मैं कोई एक्स्ट्रा गिफ्ट दूंगी। किसी को सही करेक्ट करवाना भी बड़ी ज़बरदस्त बात होती है, तो अगर तुमने मेरी टीम को आज सही करेक्ट करवा दिया ना तो तुम्हें ज़बरदस्त इनाम एक्स्ट्रा मिलेगा, चाहे तुम हार के भी जाओ। बाकू किस मुल्क का दारुल हुकूमत है? ऑप्शंस रिपीट कीजिए। आज़रबाईजान, मिस्र, लेबनान, न्यूजीलैंड? आज़रबाईजान। आज़रबाईजान, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। ठीक है जी, हम बढ़ रहे हैं टीम सी की जानिब। आपसे आज रब्बे ज़िदनी इल्मा का मेरा पहला सवाल है ये,
हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का विसाल किस मुल्क में हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं शाम, लेबनान, मिस्र या फ़लस्तीन। मिस्र। मिस्र जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। एक बहुत मशहूर कलाम है, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, किसका कलाम है ये? अल्लामा मोहम्मद इकबाल, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, हफीज़ जालंधरी या अमीर मीनाई? मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली सही जवाब है फसी भाई, बिल्कुल सही जवाब है मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। चांडका मेडिकल कॉलेज किस शहर में वाक़ है? चांडका मेडिकल कॉलेज लाहौर में, लाड़काना में, डेरा इस्माइल खान में या फिर खुजदार में? लाड़काना। लाड़काना बिल्कुल सही जवाब, लाड़काना। अगर आपने इस सवाल का सही जवाब दिया तो आप चारों जवाब सही देने वाली टीम बन जाएंगे। नूर महल पाकिस्तान के किस शहर में वाक़े है? लाहौर, रावलपिंडी, बहावलपुर या फिर फैसलाबाद? लाहौर। नूर महल पाकिस्तान के किस शहर में वाक़ है? लाहौर, पिंडी, बहावलपुर, फैसलाबाद। 1872 1872 में ये महल बनाया गया था, तामीर किया गया था। आपका जवाब है रावलपिंडी। लाहौर कहा। ऑडियंस से आवाज आई तो सोचा पिंडी कर दें, पिंडी कर दिया। लाहौर और पिंडी दोनों जवाब गलत हैं, बहावलपुर सही जवाब है। तो क्या होगा अब? इस्लामाबाद का जवाब, इस्लामाबाद का जवाब जरा वो कर लें। क्या हो गया? इस्लामाबाद का जवाब थोड़ा सा अगर वो कर लें, रीवेरीफाई। तो फैसला कब हुआ था? बाज़ाब्ता ऐलान 67 में किया गया था, लेकिन उसको बनाया, जो फैसला किया गया था वो 60 में किया गया था, 59 और 60 के अवाइल में। तो आप बताएं आपका सही माने जवाब या नहीं माने? मैंने कहा था फैसला कब किया गया? 1960 से ही मशहूर है और 59 हाँ, 60 से ही आ रहा है। फैसला हो गया था उस वक्त, बाज़ाब्ता ऐलान बाद में हुआ था। मेरा सवाल फैसले का था, तो आपका जवाब सही मानते हैं और ये जवाब सही मानने के साथ टीम अल्लामा इकबाल आज जीत गई है हमारा रब्बे ज़िदनी इल्मा। और आज आप वैसे तो गाड़ी की रेस में शामिल हो रहे हैं, पेट्रोल आपका वैसे ख़त्म हो गया था, लेकिन फिर पेट्रोल भरवा लिया और गाड़ी की रेस में आप हो गए शामिल। तो रब्बे ज़िदनी इल्मा की हमारी आज की जो टीम है, आप चॉपर ब्लेंडर आज भी लेकर जा रहे हैं, खाली हाथ नहीं जा रहे। अम्मा को जाके गिफ्ट करें, वो खुश हो जाएंगी। हमारी जो फर्स्ट रनर अप टीम है, आप लेकर जा रहे हैं एक चॉपर, और जो सेकंड रनर अप टीम है, यानी दोनों टीम में से एक को चॉपर और दूसरी टीम को सैंडविच मेकर मेरा वेस्ट पॉइंट की जानिब से जाएँ, मज़े मज़े के खाने बनाएं। कोई चॉपर में कोई चीज़ चॉप करें, जो वेस्ट पॉइंट का सैंडविच मेकर है उसमें कुछ बनाएं, और आप वापस आएँ गाड़ी के लिए। ठीक है, बहुत बहुत मुबारक हो। और अब हमारी बहुत प्यारी से मेहमान हिरा मानी यहाँ से रुखसत होंगी आप सबकी भरपूर तालियों में। और इब्राहिम कहाँ गया? इब्राहिम राबिया, थैंक यू सो मच। हाँ, उसको देखें। मुझे बहुत अच्छा लगा शो में आके, और आप एक बहुत प्यारी होस्ट हैं और बहुत प्यारी आवाम, बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत प्यार करती है। डेफिनेटली अभी मैं और मानी एक बहुत बुरे हादसे से गुजरे हैं। वो क्या? वो है कि मेरे जो देवर है उनकी डेथ हुई है कैंसर से। तो यहाँ थैलेसीमिया के पेशेंट बैठे हुए थे। बस फैमिली को कुछ बीमारियाँ होती हैं वो लाइलाज हो जाती हैं, फॉर सम रीज़न उनके इलाज नहीं मिलते और वो बहुत देर में डायग्नोज होती हैं। उनमें से हम वो बदकिस्मत थे कि हमारे भाई हमारे पास नहीं रहे। लेकिन सबसे पहली चीज़ जो मैंने सीखी है, जो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, वो है फैमिली सपोर्ट। बीमारी को अगर आप ठीक नहीं कर सकते, लेकिन आप उसको प्यार से उस पेशेंट को, अपने अजीज़ को हिम्मत ज़रूर दे सकते हैं। हारना नहीं है ज़िंदगी में। मैं बैठे हुए थे, मुझे बहुत इन पे डेफिनेटली औलाद का गम से बड़ा गम कुछ नहीं होता। भी कमर ज़मान कायरा साहब हैं, पीपल्स पार्टी के रहनुमा, उनके बेटे का एक्सीडेंट हुआ। मैं कहती हूँ औलाद का गम अल्लाह किसी को ना दिखाए। ने बहुत मुश्किल वक्त देखा है। हमारे सामने 27 इयर्स का मेरा भाई, तो हम बहुत मुश्किल वक्त से गुजरे डेफिनेटली। लेकिन फैमिली सपोर्ट,
फैमिली से बढ़ के कुछ नहीं है, बीवी बच्चे मियाँ, यही रौनक है ज़िंदगी की। मेरा हिरा मानी की तरफ से आप सब के लिए आज यही पैगाम है। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू हिरा। हिरा के लिए बहुत सारी तालियां। थैंक यू। और हिरा इसी तरह कामयाबी हासिल करती रहें और जिस तरह की मोहब्बत ये बांटती हैं आप सब में, अल्लाह करे इन्हें ज़िंदगी भर आप लोगों से भी वही इज्जत और मोहब्बत मिलती रहे। हिरा के लिए बहुत सारी तालियां। बेटा हम फिर आपका भिजवाते हैं अगर उसका क्या मूड करना हो। है, चलना है ना घर? नहीं, हम बढ़ रहे हैं अपने उलमाए कराम की जानिब और जो बात आज हिरा ने भी की है उसी के ऊपर अगर मुफ्ती साहब मैं आपसे पहले शुरू करूं, ये हम आज बात कर रहे थे इल्म के बारे में, हिकमत के बारे में, ये जो हमारी फैमिली और सपोर्ट फैमिली की शामिल होती है ये ज़िंदगी में कितनी इम्पोर्टेंस रखती है और हमारे इल्म हासिल करने के मामलात में भी फैमिली की सपोर्ट का कितना रोल होता है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाक़तन फैमिली सपोर्ट और फैमिली का आपस में मिलजुल के रहना, इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। सबसे बड़ा फीडबैक हर चीज़ में, तालीम हो तरबियत हो किसी भी, वो फैमिली का होता है। मुझे आज तक याद है कि जब मुझे PhD की डिग्री अवार्ड हुई, मुझे क्रेज़ था तो अब्बा मुझे कहते थे क्या क्या पढ़ेगा, कितना पढ़ेगा, मजाक में कहते थे ना, तो मैंने कहा नहीं पढ़ के दिखाऊंगा PhD। हालांकि एक मुफ्ती का PhD में आना आसान नहीं होता, तो मैंने विफाक के बिहाफ पे दाखिला लिया। फिर डिग्री लेके जब आया हूँ तो उस वक्त कॉन्वोकेशन में मैंने वालिद साहब को भी इन्वाइट किया था, अब वो दुनिया में नहीं, अल्लाह उनको गरीक रहमत फरमाए। तो कई यानी काफ़ी देर तक सीने से लगाए, आप दीदा रहे और एक रिक्कत उन पर तारी रही, मैं भी आप दीदा रहा। लेकिन उस वक्त की जो गरमाइश और उनकी जो मोहब्बत और सीने से लगाना है ना, आज तक वो गरमाइश और हौसला नहीं भूलता। एक शुरू में बिल्कुल मैं शुरू तालीम के साल में मैं गिरा था, 1-2 पेपर रह गए थे, मैं फेल हो गया। तो उस वक्त मुझे याद है कि वो बड़े उन्होंने मुस्कुरा के मुझसे कहा, अच्छा इत्तेफाक की बात है मैंने रिजल्ट अनाउंस टाइम उनको मदरसे में बुलवा लिया कि बाप आइएगा मेरा रिजल्ट अनाउंस है। अच्छा। वो पता नहीं था कि बेइज्जती होने वाली है। अच्छा वो अनाउंसमेंट हो गया, नाम आ गया, बिल्कुल शुरू के साल थे, दादिया सानिया ऐसा कुछ था। तो बड़े प्यार से उन्होंने मुस्कुरा के कहा, गिरते हैं शह सवारी मैदान जंग में। सुभान अल्लाह, वो तिफल क्या चले ये वालिदैन की ये वाली जो क्वालिटी वो इतना बचपन का मुझे आज तक जुमला उनका कान में याद है कि वहाँ से माशाल्लाह उन्होंने जो हौसला दिया तो मैं माशाल्लाह PhD तक पहुँचा। और यानी पेरेंट्स का आप कह रहे हैं हौसला सपोर्ट फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है कि चंद जुमले उनकी दुआएं उनकी खुशियाँ वो इंसान को आगे ले जाती हैं। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह किस मकाम पे हूँ कि लोग आगे पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। फैमिली का सपोर्ट होना, माँ बाप की दुआएं देना, हिम्मत देना बहुत ज़रूरी है। ऐसे पेरेंट्स जो बच्चों को बहुत प्रेशराइज करते हैं तालीम के लिए और फिर बड़े जजमेंटल हो जाते हैं और बच्चों में आपस में मुकाबलेबाजी। अब कोई बच्चा अगर साइंस में या मैथ्स में ज़्यादा बेहतर है, हो सकता है दूसरा बच्चा और सब्जेक्ट्स में बेहतर हो, तो वो उसको जज करते हैं कि देखो उसने बड़े ने ऐसा किया, तुमने ऐसा नहीं किया। इससे हमने जैसे पहले बात की थी, एहसास कमतरी आ जाता है बच्चों में। पेरेंट्स का कितना रोल है तालीमी इन मामलात में? बच्चों की ज़िंदगी में जब तक वो शऊर को नहीं पहुंचते, रोल ही माँ बाप का है। यानी जब वो खुद इतने समझदार हो जाएं कि उन्हें हक़ाइक़ समझ आने लगें, ये नहीं कि माँ बाप के फ़ैसले गलत लगने लगें, सिर्फ हक़ाइक़ समझ आने लगें, उस वक्त तक रोल ही माँ बाप का है। और बच्चे का रुझान देखें, मसलन उल्टे हाथ से लिखता है, आप कहते हैं नहीं सीधे हाथ से लिखो, प्रेशराइज करते हैं। बैठने का कोई ख़ास स्टाइल है, लाजमी बात है दो जानू बैठना बहुत अदब की बात है, मगर किस उम्र में जाके आप उसको छोटी उम्र में कहते हैं, उससे वो घबराता है, डरता है, कोई ना कोई कमज़ोरी रह जाती है। तो माँ बाप को समझना चाहिए बच्चों का मिजाज और उनके ज़माने के मुताबिक। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ज़माने के मुताबिक मिजाज को समझना चाहिए। अगर माँ बाप कहते हैं मेरे वक्त में तो मैंने ऐसा नहीं किया, उनके ज़माने के मुताबिक। ये हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का एक शेर भी है इस हवाले से, वो यही है कि तुम्हारा ज़माना और था, तुम्हारे बच्चों का ज़माना और उसके तकाज़े समझते हुए हम शरीयत और सुन्नत के ख़िलाफ़ की तालीम नहीं दे रहे, हम बात कर रहे हैं मिजाज की। अब खाने पीने में एक बच्चे को कोई चीज़ अगर मरगूब नहीं है तो अगर और आप चाहते हैं कि वो खाए तो किस तरह खिलानी है। वो देखा मैंने लोग वो यानी कोल्ड ड्रिंक के बॉक्स में अंदर दवा रख के पिला देते। तो बच्चों की नफ्सियात को समझना चाहिए। कुछ माएँ नहीं समझ पाती, कुछ बाप नहीं समझ पाते, और कभी कभी बहन भाई मिलकर गलत फैसले करवा देते हैं। इसको ये करवाएं,
वो उसका नहीं है मिजाज तो क्यों करवाया जाए बच्चा छोटा सा होता है उसे बोलना शुरू कर देते हैं। बेटियों को तो मेक श्योर करते हैं आपने बड़े होकर बेटा डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है। अगर नहीं बच्ची डॉक्टर बनना चाह रही है, कोई टीचर बनना चाह रही है, कुछ और इस तरह, तो वो उसके एक जहन में बात रहती है कि नहीं माँ बाप का प्रेशर है। इस तरह बेटों के साथ भी है कि उनको कोई एक चीज़ दिमाग में डाल देते हैं, चाहे उसके रुझानात और हों, किसी और फील्ड में। अब वो आप कह रही हैं डॉक्टर बनना है, वो ज़रूर बनाए डॉक्टर, लेकिन बहरहाल रमज़ान शरीफ है तो चूँकि ये बात आई है, डॉक्टरों से कहूँगा अल्लाह से डरा करें। आप भी अल्लाह के बंदे हैं, आपने भी जवाब देना है। शिकायत बहुत हैं लोगों को, डरा करें अल्लाह से। उस वक्त से डरें कि आप पर वो वक्त ना आ जाए जो आप दूसरों पर खुद ला रहे हैं। खाना घराना का आज का चैलेंज, फ्राइड राइस, चाइनीज फ्राइड राइस और चिकन चिली। अब किस टीम ने बनाया है बेहतर, आपको कैमरे के थ्रू दिखाते हैं जी। हाँ जी, ये हो गया एक तैयार, जबरदस्त। जल्दी जल्दी करें, जल्दी जल्दी जल्दी, वेरी गुड। दोनों का तैयार हो गया। इन्होंने प्लेटर में सर्व किया है, इन्होंने अलग अलग प्लेट और बोल में सर्व किया है। सर्विंग भी देख लें और फिर आपा हम थोड़ी देर में जज करते हैं कैसे। वैसे मुझे ज़बरदस्त खुशबू आ रही है यहाँ से भी, और मेरे ख्याल में इसकी खुशबू भी आ रही है जो अपने सर्व किया है। कौन लेकर जाता है गाय पावर वॉश की बाइक, हम थोड़ी देर में बताएंगे जब हम अफ्तारी करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, यहाँ हमारे बच्चे बैठे हैं जिनकी है रोज़ा कुशाई, जिन्होंने रखा है रोज़ा, और हमारे रोज़ा कुशाई के ये प्यारे मेहमान भी यहाँ पर मौजूद हैं। इन सब मेहमानों के लिए गनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की जानिब से गोल्ड कॉइन्स हैं और यूनिका चिप्स के स्कूल बैग्स भी इनके साथ जा रहे हैं। अब मेरी ऑडियंस बताए कि उनको इनामात चाहिए या नहीं। ऑडियंस, हमारा तरीका ये रहा है और हमने कोशिश की है कि हम अपनी सारी ऑडियंस को बड़े इज्जत, खुलूस, एहतराम और प्यार के साथ तहाइफ दें ताकि उन्हें किसी किस्म की रोज़े में कोई परेशानी ना हो। हमारी सारी ऑडियंस के लिए पिकासो, सुपरस्टार, गाय पावर वॉश, विंकलर, हिमानी और अबीरुन नूर के प्राइस यानी कि तहाइफ आप सबके साथ घर पर जाएंगे। फिर मैं बता दूं कि हमारा अफ्तार का दस्तरखान यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह सज गया है, जिस पे हमारे यहाँ के लोग और हम भी अफ्तार करते हैं और हम शुक्रगुजार हैं डालडा, 7 अप और एक्वाफीना के कि इन्होंने हमारे साथ ताउन किया, और जामे शीरी के भी जिन्होंने अपनी कार्ट और रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर भेजे हैं जो फ्रेश जामे शीरी हमें यहाँ पर सर्व करते हैं। इसके बाद हम यहाँ आ जाएं, वाह वाह सुभान अल्लाह के हमारे बड़े प्यारे बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं और जिन्होंने आज 5 बच्चों ने परफॉर्म किया, 5 कल परफॉर्म करेंगे। वाह वाह सुभान अल्लाह। जो भी जीत कर जाएगा वो एक तो लेकर जाएगा मरहबा शरबत गुलबहार की तरफ से गाड़ी, और साथ में उम्रे की सादत भी बच्चा हासिल कर पाएगा। इसके साथ जो फर्स्ट रनर अप होगा वो लेकर जाएगा मरहबा शरबत गुलबहार की तरफ से स्पोर्ट्स बाइक, और सेकंड रनर अप लेकर जाएगा मरहबा शरबत गुलबहार की तरफ से LCD। तो ये सब डिसाइड होगा 27 रमज़ानुल मुबारक को। देखते हैं कौन होगा वो खुश नसीब बच्चा। आप सब दुआ कीजिए कि कौन बच्चा यहाँ से जीत कर जाता है, और आप सबकी राय भी बहुत अहमियत रखती है। यहाँ आ जाते हैं अब जो सातें हैं, बड़ी बरकत की, बड़ी रहमत वाली सातें होती हैं। ऐसे में मैं हमेशा अपने मुफ्ती साहब से पूछती हूँ कि कोई ऐसा वजीफ़ा और दुआ आप रोज़ाना नहीं कोई ऐसी दुआ बताते हैं जिससे हमारे घर में माएँ बहनें बुज़ुर्ग उन्हें कोई फ़ायदा हो, दुआओं की कबूलियत के लिए, घर में बरकत के लिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आम वजीफ़ा है तमाम मुरादों के लिए, किसी भी किस्म के रोज़गार की हो, वीज़े के कहीं अप्रूवल की हो, तरक्की के लिए हो, इंक्रीमेंट लगने, जितने भी यानी मुराद हो सकती हैं, घर की हो, बाहर की हो, हर किस्म की तरक्की के लिए सूरह यासीन शरीफ की जो आखिरी 2 आयतें हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूला लहु कुन फ़यकून फ़सुब्हानल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्लि शैइन व इलैहि तुरजऊन। अपनी सहूलत के मुताबिक तादाद और वक्त मुतय्यन कर लें, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ लें 3 दफ़ा या 7 दफ़ा या 11 मरतबा। दुरूद शरीफ कोई से भी पढ़ सकते हैं, दुरूद इब्राहिम पढ़ लें जो भी, और इसके साथ या कादिरू इस अस्माए हुस्ना में से इसका विर्द कर लें, तो इंशाअल्लाह इसकी बरकत से जो भी दिल में मुराद तमन्ना होगी, कितनी दफ़ा पढ़नी है सूरह यासीन की? तो 2 वो कर अपनी सहूलत में मुतय्यन कर लें, 11, 21, 41, 101, तो जितना बड़ा काम हो उसकी तादाद को बढ़ा लीजिए। बिल्कुल ठीक है। तो बहुत पावरफुल आयतें हैं, खास तौर पर इसमें जो जुमला कुन फयकुन बहुत ही ज़्यादा ये पूरी कायनात का वो पावर इसमें है। इसको पढ़ें इंशाअल्लाह, या कादिरू का विर्द रखें, अल्लाह ने चाहा इसकी बरकत से हर मुराद पूरी होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह की तरफ से पूरी होंगी। हम इस वक्त चाहते हैं अल्लामा साहब आप दुआ करवा दें इन बाबरकत सातों। आमीन 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 या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन
या अल्लाहु या रहमानु या रहीम या रहमान दुनिया वल आखिरति व रहीमहुमा अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबी। या अल्लाह करीम तेरी बारगाह में इल्तिजा करते हैं, इलाही हमारे रोज़े कबूल फरमा। हमारा कुरान करीम की तिलावत करना, नमाज तरावीह अदा करना, नेकियां करना कबूल फरमा। हमसे जो ख़ताएँ गलतियाँ कोताहियाँ हो जाती हैं अपने फ़ज़ल से मुआफ़ फरमा। इलाहुल आलमीन बीमारों को शिफा अता फरमा। ये टीम के यहाँ एक सारिम अफजाल, उनको हार्ट अटैक हुआ, इलाही उनको भी सेहत अता फरमा। हमारे वालिदैन में, घरों में, अजीज़ों में जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमा। तलबा व तालिबात ने इम्तिहानात दिए हैं, उन्हें कामयाबी अता फरमा। इलाही मेरे वतन की खैर फरमा, इसके हर दुश्मन को नाकाम बना दे। इलाही आलम इस्लाम पर उम्मत मुहम्मदिया अला साहिबा सलातो व सलाम पर रहम फरमा। जहाँ कहीं मुसलमान मज़लूम हैं इलाही उनकी मदद फरमा। जो ईमान के साथ चले गए उनकी मग़फ़िरत फरमा। सबकी जायज़ हाजात को पूरा फरमा। बिबारकती इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। नाज़रीन किराम, मुसलमानों ने इस तरह आज अपना 13वां रोज़ा अल्हम्दुलिल्लाह अफ्तार किया है। ये वक्त होता है जब हम अपने सेगमेंट खाना घराना के रिज़ल्ट्स अनाउंस करते हैं। आज चिकन फ्राइड राइस और माशाल्लाह चिकन चिली बना था। तो हमने जो डिसाइड किया है, जिस तरह से प्रेजेंटेशन और सर्विंग थी और टेस्ट में भी, आज जो बाइक जीत कर जा रही है टीम, दोनों टीम्स वहाँ बैठी हैं, वो बाइक जीती है तस्नीम और माहम ने, और रेशमा और हुमैरा रनर अप हैं और वो लेकर जा रहे हैं डिलक्स मिक्सर। आपको बहुत मुबारक हो, इतनी खुशी हो रही है उन्हें। नाज़रीन किराम, आज हमने 13वां रोज़ा अफ्तार किया है और ये मेरी बहन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। अच्छा, यहीं से आ जाए, आपको बहुत मुबारक हो। हम आपसे मिलते हैं ताहर नशरियात में। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।